सॉरी। हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? तो गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को एक बार फिर से। प्रयास जेई 2.0 सोल्ट एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं और आज लेक्चर नंबर 11 करने वाले हैं। क्या हाल चाल है आप लोगों के, बताइए फटाफट। सब बढ़िया हो, मस्त एकदम? हाँ जी, बताओ देखें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया एकदम। तो भाई सोल्ट एनालिसिस आज निपटा देंगे इसको हम लोग बड़े आराम से, है ना, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी परेशानी के, बड़े ही आराम से सोल्ट एनालिसिस आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। और आज अपना रेगुलर जो बैच है, रेगुलर बैच की अंतिम क्लास होगी केमिस्ट्री की, अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, अब इसके बाद जो भी शेड्यूल रहता है आप लोगों को बता दिया जाएगा कि क्या हम लोग आगे की चीजें कैसे करने वाले हैं, है ना। और जहां तक मुझे लगता है, अभी जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट का मैंने आपसे कहा ही था कि मैं आपका एक सेशन लूंगा, तो उसके बाद जितना भी टाइम आप लोगों के पास है, जहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को वो टाइम रिवीजन के लिए दिया जाएगा, है ना। सॉरी। और जब आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, है ना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट होने के बाद फिर आप लोगों से जो अपना सेकंड अटेम्प्ट है उसके लिए वापस से वही रिवीजन और एडवांस के लिए क्लासेस, वो उसके बाद स्टार्ट होगी। एंड ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, हो सकता है कुछ और टाइम टेबल में चेंज आ जाए, है ना। तो जो भी आएगा वो आप लोगों को कन्वे कर दिया जाएगा, है ना। अभी तो आपका सिलेबस बाकी सब्जेक्ट्स में भी होना बाकी है। ठीक है, हाँ, एस ब्लॉक ले लेंगे, कोशिश करेंगे कि एस ब्लॉक लाइव ही ले लें, लेकिन वो इस वीक में नहीं लेंगे फिर, है ना। एक बार के लिए मैं चाह रहा हूं सारा सिलेबस आपका खत्म हो जाए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, फिर उसके बाद कभी एक दिन मैं लूंगा और वन शॉट में पूरा अपना जो भी एस ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर है उसको निपटा देंगे। ठीक है, डन। तो चलो फिर बाकी बातें बाद में करेंगे, एक बार के लिए इसको खत्म कर लेते हैं, है ना। बाकी बाकी बातें उसके बाद होगी। आओ देखो, आज हम लोग फोर्थ ग्रुप केटाइंस का सबसे पहले टेस्ट पढ़ेंगे, है ना। और फोर्थ ग्रुप केटाइन में 2 केटाइन हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। आज तो बाकी रिमेनिंग 2 केटाइन है उनको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट आएगा फिफ्थ ग्रुप केटाइंस के लिए और सबसे लास्ट में आएगा सिक्स्थ ग्रुप केटाइंस के लिए। थोड़ा सा मैं आपको मोर सॉल्ट के बारे में भी बताऊंगा, है ना। हालांकि शायद आप लोगों ने थोड़ा बहुत मोर सॉल्ट के बारे में पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना। और हल्का सा मैं आपको एलम के बारे में भी बताऊंगा, है ना। हल्का सा मैं आपको एलम्स के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक रहने वाला है। फिफ्थ ग्रुप में 3 केटाइन है, छोटे छोटे से टेस्ट है। फोर्थ ग्रुप में 2 केटाइन बचे हुए, सिक्स्थ ग्रुप में एक ही केटाइन पढ़ना है जिसका नाम है Mg2+। बस उसके बाद कहानी खत्म है। आज ज्यादा बहुत लंबा चौड़ा कहानी है नहीं एक्चुअली, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, निकल प्लस के लिए। हालांकि ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में दिया तो था कि खुद से आप लोग एक बार पढ़ना, है ना। मैं आपको लास्ट क्लास में निको मंजन बता चुका हूं। ये हम लोग फोर्थ ग्रुप पढ़ रहे थे, है ना। फिफ्थ ग्रुप में 3 आएंगे, Ba2+, Sr2+ और Ca2+, और लास्ट वाले में Na+, K+, Mg2+। हम लोग किसको पढ़ेंगे, सिर्फ Mg2+ को पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये हमारे सिलेबस का पार्ट रहेगा। आ जाइए जनाब, यस, हाँ नहीं, आओ जी। तो सबसे पहले निकल 2+ की हम लोग रिएक्शन किसके साथ करवाते थे, याद ही है। सबसे पहले ग्रुप रिएजेंट डालते हैं, H2S बेसिक मीडियम में ग्रुप रिएजेंट डाला, NiS का ब्लैक पीपीटी बन जाएगा। हमेशा मैं कहता हूं अगर कहीं पर भी सल्फाइड बनता है तो उसका कलर आपको अलग से याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की बात करूं तो ये NiS जो होगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन एक्वस NaOH के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो सल्फाइड की जगह क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसका जो हाइड्रोक्साइड होता है वो ग्रीन कलर का होता है। और सोडियम हाइपोक्लाइरेट क्लोराइड NaOCl, याद करो मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में ये चीज बता चुका था कि ये जो NaOCl हो गया, है ना, या फिर Cl2+ वाटर हो गया, ये क्या होता है। अच्छा, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्या? अरे भैया लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी ना, वो कहां कहां चले गए थे हम लोग, हेलोफोम रिएक्शन और वो सारा सब कुछ, है ना। तो
ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यहां देखो निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये इसको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज देगा, है ना। निकल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यस, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो यह है ग्रीन पीपीटी और ये हो जाएगा ब्लैक पीपीटी। ठीक है, यह है ग्रीन पीपीटी और ये हो जाएगा ब्लैक पीपीटी। अच्छा जी सर, और कोई रिएक्शन? हाँ, रिएक्शन लगभग वही है। अब हम लोग एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे, है ना। तो सर एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्वस अमोनिया लिखा हो या फिर NH4OH लिखा हो या फिर अमोनिया सॉल्यूशन लिखा हो, सब कुछ एक ही बात है ना। एक्वस अमोनिया तो वापस से हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और उसका ग्रीन पीपीटी होता ही है, सब लोगों को पता है। और अगर एक्सेस ऑफ NH3 डालोगे तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, डीप ब्लू कलर का सब्सटेंस बनता है NiCS3 6 2+। ये जो डीप ब्लू कलर का सब्सटेंस है, इसके बारे में आपसे हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपसे पूछे जा सकते हैं। यस, अच्छा, एक्वस केसीएन के साथ Na+2 में है और Na+2 में इसका मतलब ग्रीन पीपीटी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और सर अगर एक्सेस ऑफ केसीएन डाल दिया तो सॉल्युबल हो जाएगा, मजा आ जाएगा इसको। NiCN4 इसके बारे में भी हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ा है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ा है। और फिर उसके बाद अगर Br2NaOH डाला, मैं आपसे कह रहा था Br2NaOH, यहां निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, NaOBr कह दो या फिर Br2+NaOH कह दो, एक ही बात है। ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये +2 से +3 में इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और निकल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। यस, डन डन डन, बात समझ में आई? क्लियर है? एक्वस केसीएन के साथ Cn- आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, NiCN2 बनेगा और NH2 के साथ NiOH बन जाएगा। एक्वस मीडियम है, इसी वजह से। सबसे बढ़िया जो और इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन थी वो ये वाली थी, है ना। इसको थोड़ा आपको अलग से ध्यान में रखना पड़ेगा। DMG के साथ रिएक्शन, है ना, DMG के साथ रिएक्शन, याद आया क्या? DMG के साथ रिएक्शन, यस यस, NH3 कहां? हाँ हाँ, अरे यहाँ NH3 है भाई, हाँ ये C गलती से लिख दिया इसने। हाँ हाँ, N है भाई, C कहां से आ गया? अरे मतलब वो तुम्हारी होशियारी चेक कर रहा था मैं, है ना, तुम्हारी होशियारी चेक कर रहा था। देखो, तो आपके सामने लिखा है Ni2+ जो है वो DMG के साथ रिएक्ट करेगा, अमोनिकल सॉल्यूशन होना चाहिए इसके लिए, है ना। और रोजी रेड कलर का पीपीटी बनता था, रोजी रेड का कलर का पीपीटी बनता था। ये जो कंपाउंड्स है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, है ना। उसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी हम लोगों ने बात करी थी। इसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके थे, है ना, कि इसमें 2 एडिशनल रिंग बनती है ना। और हम लोगों ने बोला था कि ये चिलेट होता है ना। तो जो चिलेट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन इसमें DMG तो 2 ही चिलेट बनाता है। लेकिन सर फिर हमने कहा था कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, उसकी वजह से 2, है ना, एडिशनल वो भी बन जाएगी, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये वाले जो DMG वाला जो टेस्ट है ना, उससे आप लोग पता लगा सकते हो अलग अलग आयंस का। देखो ये आपके सामने एक हल्का सा छोटा सा टेबल दिया हुआ है ना। DMG से CO2+, Fe2+, Bi3+, इनके जो कलर और पीपीटी है वो डिफरेंट मिलेंगे, आपके सामने लिखा है। ठीक है, हालांकि निकल का DMG के साथ जो कंपाउंड बनता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस पर क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें एक टेस्ट और आएगा, 6 नंबर टेस्ट और लिख देना, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ब्रोमीन वाटर टेस्ट, है ना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये एक छोटा सा टेस्ट है जो आप लोग और ऐड कर लेना, इसमें ऐड नहीं किया हुआ है। देखो होता क्या है, आपके पास Ni2+ है ना, क्या आपके पास Ni2+ है, आपने इसमें क्या मिला दिया, सोडियम का बाइकार्बोनेट मिला दिया, है ना, सोडियम का बाइकार्बोनेट मिला दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, क्या होगा, निकल का बाइकार्बोनेट बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, निकल का बाइकार्बोनेट बनेगा। लेकिन जैसे आप इसमें ब्रोमीन वाटर डालोगे, है ना, ब्रोमीन वाटर डालोगे, निकल का ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि ब्लैक कलर का पीपीटी होता है। किस कलर का? ब्लैक कलर का पीपीटी होता है। तो ये छोटा सा टेस्ट था जो इसने नहीं दे रखा था, ध्यान रखना है। यस, ये आपको नहीं दे रखा था, जो आपको ध्यान रखना है, Ni2O3 ब्लैक कलर का पीपीटी बनेगा।
यस। अब इसमें ना एक छोटी सी चीज और है, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कोबाल्ट 2+ है ना, निकोमंजन। तो जो CO2+ होता है ना, ध्यान रखना, जब आप CO2+ के साथ सेम यही चीज करवाओगे, जब आप CO2+ के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाओगे और फिर उसके बाद अगर आप उसमें ब्रोमीन वाटर डालोगे तो आपको ग्रीन एप्पल है ना, ग्रीन एप्पल कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, है ना, ग्रीन एप्पल कलरेशन मिलेगा, है ना। एप्पल ग्रीन बोल दो या फिर ग्रीन एप्पल बोल दो। यस, एप्पल ग्रीन या फिर ग्रीन एप्पल, है ना। एप्पल ग्रीन कह दो, ज्यादा सही है, ग्रीन एप्पल थोड़ा अलग अजीब सा लग रहा है ना। एप्पल ग्रीन लिख दो, क्या लिख दो, एप्पल ग्रीन लिख दो। लो जी, एप्पल ग्रीन लिख दो, लिख दिया साहब, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, एप्पल ग्रीन कलर का कलरेशन मिलेगा। लेकिन इस वाले केस में निकल की अगर मैं बात करूं तो आपको ब्लैक कलर का पीपीटी बनता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Na2O3। यस, Na2O3, बात समझ में आ गई। यस, Na2O3, ठीक है जनाब। इसी के साथ हमारी जो Na2+ है इसकी रिएक्शंस भी हो गई हैं खत्म। और अब एक ही ग्रुप 4 का केटाइन बचा है। यस, हाँ, एक ही ग्रुप 4 का केटाइन बचा है जिसका नाम है CO2+। उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आइए जनाब, CO2+ को भी देख लेते हैं, हम लोग निपटा देते हैं जल्दी से। इसकी भी 2-4 रिएक्शन है, 5 रिएक्शन होगी मेरे हिसाब से, हाँ 4 या 5 रिएक्शन होगी। आओ जी देखो, सबसे पहले ग्रुप रिएजेंट डाल दो इसमें H2S बेसिक मीडियम में, तो क्या बनेगा, सल्फाइड बनेगा। ठीक है साहब, कोबाल्ट का सल्फाइड ब्लैक कलर का पीपीटी होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है HCl और एसिटिक एसिड में। सिंपल है, अगर वो HCl में इनसॉल्युबल है तो एसिटिक एसिड में तो सॉल्युबल होने से रहा, है ना। और जैसे इसमें आप एक्सेस ऑफ HNO3 डालोगे तो ये कंसंट्रेटेड HNO3 या फिर एक्वारेजिया में जाके सॉल्युबल होता है ना, वरना मना कर देता, बोला मैं नहीं हो रहा सॉल्युबल, है ना। ये डाइल्यूट HCl और एसिटिक एसिड की बस की नहीं है कोबाल्ट के सल्फाइड को सॉल्युबल करने की। अच्छा, एक और चीज, कई बार ऐसा लिखा होता है ना, जैसे यहां पर CO2+ जो लिखा होता है ना, ऐसे लिखा होता है पिंक, है ना। क्या लिखा होता है, पिंक लिखा होता है, यहाँ पिंक कलर, है ना। क्या लिखा होता है, पिंक कलर लिखा होता है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं CO का पिंक कलर कैसे हुआ। तो बेटा पता होता क्या है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है आप लोग किस में कर रहे हो, एक्वस मीडियम में कर रहे हो, या हम लोग वेट टेस्ट पढ़ रहे हैं, है ना। वेट टेस्ट पढ़ रहे हैं मतलब पानी तो प्रेजेंट हो गई, और पानी में जो आपका कोबाल्ट 2+ होता है एक्वस मीडियम में इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, COH2O6 2+, कोबाल्ट का एक्वा कॉम्प्लेक्स। यस, कोबाल्ट का एक्वा कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसी की वजह से जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर कैसा होता है, पिंक कलर होता है ना। तो आप ऐसे कह सकते हो जो पिंक कलर का सॉल्यूशन था किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्लैक कलर के पीपीटी में कन्वर्ट हो गया, है ना। ध्यान रखना है, CO2+ सॉल्यूशन पिंक कलर का है तो उस पिंक कलर के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, दिस एक्वा कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट 2+, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी पिंक कलर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं मान लो इसमें एक्वस NaOH डाल दूं, है ना, एक्वस NaOH, CO2+ मतलब मैं मान लेता हूं नाइट्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट है ना, किसकी फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो कोबाल्ट का नाइट्रेट बनेगा, है ना, बेसिक नाइट्रेट बनेगा, और जो कि वापस से ब्लू पीपीटी होगा। और अगर मान लो आपने इसको गर्म कर दिया, इसको आपने गर्म कर दिया और एक्सेस ऑफ NaOH डाला, तो ये जो NO3 है वो हट जाएगा और कोबाल्ट का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा जो कि पिंक कलर का पीपीटी होता है। ठीक है, और अब आप क्या करो, एयर में प्रेजेंट है कौन, ऑक्सीजन। ये जो कोबाल्ट 2+ है, ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, +3 में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, +3 में चला जाएगा, है ना। तो ये जो +2 से +3 है ऑक्सीडेशन, इसके लिए इसको अगर आप पढ़े ही रहने दो ना, ऑन स्टैंडिंग अपने आप ही एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके कोबाल्ट 3+ की फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाएगा जो कि ब्राउनिश ब्लैक कलर का पीपीटी होता है। तो CO2+ से CO3+ चला गया, है ना, CO2+ से CO3+, पिंक से ब्राउनिश ब्लैक, पिंक से ब्राउनिश ब्लैक, यस, पिंक से ब्राउनिश ब्लैक, डन, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद देखो CO2+ की एक और रिएक्शन KCl के साथ, CO2+ KCl के साथ अगर एक्सेस डालोगे तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। यहां पीपीटी मिलता, यहां पीपीटी नहीं मिलता, ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट, ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है एक्वस अमोनिया के साथ, एक्वस अमोनिया के साथ जो रिएक्शन है वो थोड़ी सी रिएक्शन एक्वस NaOH जैसी लगेगी आपको। एक्वस NaOH के साथ ये वाला कंपाउंड बन रहा था बिल्कुल सेम, बेसिक कॉपर नाइट्रेट, यहां तक सेम बनेगा, है ना, यहां तक सेम मिलेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद समझना आप लोग, आपने एक्सेस ऑफ अमोनिया डाल दिया,
जब आप एक्सेस ऑफ अमोनिया डालोगे तो कोबाल्ट का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बन जाएगा CONS3 6 और ये भी यहां कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ये भी एयर की प्रेजेंस में कॉपर 3+ में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आप याद करो, मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक चीज लिखवाई थी, आज वो वापस से चीज लिखवा रहा हूं। ये देखो, ये चीज लिखी हुई आपके सामने, चेक कर लो इस बात को। ये चीज मैंने आपको कहां लिखवाई थी? ये चीज मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बताई थी कि जो कोबाल्ट 3+ के कंपाउंड्स होते हैं वो जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोबाल्ट 2+ और कोबाल्ट 3+ इसमें कंपैरिजन करूं तो जो Z इफेक्टिव होता है किसमें ज्यादा होता है? Z इफेक्ट CO3+ में ज्यादा होता है। और क्योंकि यहां Z इफेक्ट ज्यादा है, इस वजह से इसके जो भी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होंगे। ये चीज हम लोगों ने बात करी थी, अगर आपको याद हो तो, है ना। लेकिन अगर एक्वस मीडियम की बात करें तो एक्वस मीडियम में CO2+ ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स जब बनते हैं तो CO3+ के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ हाई CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये चीज याद आई क्या आपको? हाँ जी, क्या ये चीज याद आई क्या? दादा बोलना पड़ेगा, बताओ, क्या ये चीज याद आया क्या आपको? पढ़ा था ये चीज पढ़ा था, डी ब्लॉक में बताया था। हाँ, डी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जहां पर भी बताया। यस, है ना। लेकिन ये +3 में कब है? जब सॉल्ट बनेगा, सॉरी कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना। अगर कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा, सिर्फ एक्वस मीडियम दिया, तो एक्वस मीडियम में CO2+ से ज्यादा स्टेबल है। जब हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स बनाना है तो भाई CFSE की बात तो कॉम्प्लेक्स में ही होगी ना भाई। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा तभी तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो जब कॉम्प्लेक्स बने तब जाके CO3+ ज्यादा स्टेबल है, नहीं तो CO2+ ही ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, इसी वजह से आप लोग देखो कि CO2+ +3 में जाना चाह रहा है, यहां +2 से +3 में आया, यहां पर भी +2 से +3 में आया, है ना, क्योंकि ये +3 ज्यादा स्टेबल है जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। तो बिल्कुल सिमिलर सी रिएक्शन एक और है, KCN के साथ रिएक्शन देखो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, COCN ट्वाइस बनेगा, बफ कलर का होता है। और मैंने आपको बताया था बफ कलर मतलब अपनी जो हल्की सा स्किन का कलर होता है ना, जैसा सा। और अगर आप एक्वस ऑफ KCN डाल दोगे तो वापस से CO2+ में एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कॉपर 2+ का, और एयर की प्रेजेंस में ये कॉपर 3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम रिएक्शन है ना, सेम रिएक्शन है, सिर्फ डिफरेंस इतना सा है, यहां पर अमोनिया था, एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहे थे तो NH3 था, और यहां KCN के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो CN है। बाकी रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी रिएक्शन सेम है, एज इट इज सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और रिएक्शन KNO2 के साथ रिएक्शन, CO2+ KNO2 के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो हमारा फिशर सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? फिशर सॉल्ट बनेगा, K3CONO2 6, जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, इसको फिशर सॉल्ट बोला जाता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट है K3CONO2 6। यस, K3CONO2 6, जो कि येलो PPT होता है, फिशर, ठीक है, फिशर सॉल्ट। अगर आपको याद हो तो ये फिशर सॉल्ट के बारे में थोड़ा बहुत मैंने उसमें भी बताया था आप लोगों को, ये फिशर सॉल्ट होता है। शायद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी इसका फॉर्मूला हम लोगों ने लिखवाया था, है ना, इसका फॉर्मूला शायद हम लोगों ने लिखा था कि फिशर सॉल्ट क्या होता है। वहां पर बहुत ज्यादा बात इसके बारे में नहीं करी थी हमने, है ना, सिर्फ फॉर्मूला लिखा होगा। फिर उसके बाद NH4HCN अमोनियम थायोसाइनेट के साथ ही रिएक्शन कर रहा है ईथर या फिर अमाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो वापस से वही कॉपर 2+ की प्रेजेंस में कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स बनेगा। वो हर बार यही चीज हो रही है, सेम, है ना। कॉपर 2+ में जाता है, अगर अपना वाटर अमोनिया था तब भी कॉपर 2+, फिर कॉपर 3+ में कन्वर्ट होता था। KCN के साथ भी Cu2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में बना था। यहां पर भी देखो कॉपर 3+ में है, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो 3+ ज्यादा स्टेबल होता है। यहां पर भी अगर आप देखोगे कॉपर 2+ में, अगर इसको भी आप पढ़ा रहने दोगे ना तो फिर ये +3 में चला जाएगा, है ना, पढ़ा रहने दोगे तब भी ये +3 में चला जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने एक छोटा सा कंपैरिजन दिया मैंने, जिससे कि याद रखना आपके लिए आसान होगा, है ना। एक छोटा सा टेबल दिया मैंने आप लोगों को, एक कंपैरिजन जब हम लोग कर लेते हैं तो बहुत आसान चीज बन जाती है हमारे लिए। निकोमंजन, कलर आपके सामने लिखे, निकल और कॉपर कोबाल्ट के जो सल्फाइड्स होते हैं दे आर ब्लैक इन कलर। MnS बताया था बफ या फिर पिंक कलर का होता है, ZnS व्हाइट कलर का होता है। डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और एक्वारेजिया, इसके अंदर सॉल्युबिलिटी का एक छोटा सा चार्ट आपके सामने दिया है। जब ये, हाँ कोबाल्ट है बेटा, कॉपर नहीं है। जब ये छोटा सा चार्ट आपके सामने होता है तो
मतलब हमारे लिए चीजों को याद रखना आसान हो जाता है। जैसे MnS की अगर मैं बात करूं, मैंगनीज का जो सल्फाइड है, यस, मैंगनीज का जो सल्फाइड है वो सब में सॉल्युबल होता है, देख लो वो सब में सॉल्युबल है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से अगर आप ध्यान रखोगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा हमारे लिए। तो हम लोग सिर्फ सॉल्युबिलिटी से भी चेक करके बता सकते हैं, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ सॉल्युबिलिटी से भी चेक करके बता सकते हैं। सोच के देखो कैसे कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। लेट से आपके पास, आपने क्या किया, आपके पास सॉल्ट था, है ना, और आपने उसमें ग्रुप रिएजेंट डाला, फोर्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट डाला, ठीक है ना, और वैसे सल्फाइड बन गया। तो आपको पता लग गया कि भाई फोर्थ ग्रुप का केटाइन प्रेजेंट है। अब आपने क्या किया, उसमें डाइल्यूट HCl डाल दिया। क्या डाला, डाइल्यूट HCl। तो अगर मान लो डाइल्यूट HCl में वो जो सॉल्ट था वो घुल गया, अगर वो डिसॉल्व हो गया, यस, अगर वो डिसॉल्व हो गया तो सीधी सी बात है इन दोनों में से कोई एक रहा होगा। सॉरी, डिसॉल्व नहीं हुआ तो, अगर डिसॉल्व हो गया मतलब इन दोनों में से कोई एक है। तो आप एलिमिनेट कर सकते हो ना, आप एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई अगर डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व हो रहा है इसका मतलब इन दोनों नहीं हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक है, और डिसॉल्व हो रहा है इन दोनों में से कोई एक है ना। तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड से पता लगाया जा सकता है आसानी से कि आपको जो सॉल्ट दिया गया है, देखो ग्रुप का तो सीधा सा पता लग जाता है, ग्रुप रिएजेंट का तो सीधा सॉरी कौन से ग्रुप का केटाइन है उसका तो डायरेक्ट पता लग जाता है। जैसे हम लोग सबसे पहले HCl डालते हैं, फिर H2S एसिडिक मीडियम में डालते हैं NH4OH NH4Cl, तो जैसे जैसे डालते जाते हैं प्रेसिपिटेट आते जाते हैं, तो जहां पर प्रेसिपिटेट आ गया पता लग गया कि भाई ये वाला केटाइन तो प्रेजेंट है ना, और वो वाला केटाइन है तो फिर उसको आगे पहचानना होता है। तो ये एलिमिनेशन का एक मेथड है जो कि बहुत अच्छा मेथड है, जिससे आप लोग इन तीनों में एलिमिनेशन कर सकते हो। डन, चलो जी, बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमारा जो ग्रुप 4 केटाइंस है वो हो गए खत्म। बात करने वाले हैं ग्रुप 5 केटाइंस की। अभी जैसे ये वाले केटाइंस खत्म होंगे, मैं आपको थोड़ा हल्का सा ये भी बताऊंगा कि जेईई मेंस के सिलेबस में इनमें से कौन कौन से केटाइंस हैं, और जेईई एडवांस के सिलेबस में कौन कौन से केटाइंस हैं, और लास्ट में जो आपका एनसीईआरटी का मॉड्यूल दिया हुआ है, लैब मैनुअल दिया हुआ है, उसमें कौन कौन से केटाइंस है ना। तो ये भी चीज मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा जैसे अपना टॉपिक खत्म होगा। यस, चलिए जनाब। हाँ, एक्वारेजिया में तो सारे सॉल्युबल हो जाएंगे भैया, एक्वारेजिया से नहीं पता लगेगा, एक्वारेजिया में तो सब कुछ घुल जाएगा, है ना, एक्वारेजिया से नहीं पता लगेगा। देखो, तो अगर ग्रुप 5 की बात करें तो कौन कौन से केटाइन होते हैं, Ba2+, Sr2+ और Ca2+। भारत सरकार, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो इसको, है ना, भारत सरकार, है ना, इस तरह से याद किया जा सकता है। भारत से Ba2+, सरकार सर, इससे Sr2+ और कार से कैल्शियम 2+, है ना। तो इस तरह से याद कर सकते हो इन ग्रुप 5 के केटाइंस को, है ना। इससे पहले हम लोगों ने निकोमंजन किया था, फिर उससे पहले हम लोगों ने बात करी थी ओल करोड़पति फकीर, है ना। तो ये वाले केटाइंस हैं। इस जो ग्रुप 5 होता है, मुझे एक बात बताओ, उसमें ग्रुप रिएजेंट कौन होता है? सर, ग्रुप रिएजेंट होता है अमोनियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH एंड NH4Cl। ये इसके लिए ग्रुप रिएजेंट होता था, है ना। और जैसे ही आप लोग कार्बोनेट डालोगे, सारे के सारे कार्बोनेट्स बन जाएंगे। देखो, बैरियम का कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम का कार्बोनेट और कैल्शियम का कार्बोनेट। सारी दुनिया जानती है कि ये जो कार्बोनेट्स होते हैं किस कलर के होते हैं? व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। किस कलर के होते हैं? व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। बताओ किस कलर के होते हैं? व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। डन। और सबसे बढ़िया चीज क्या है कि ये सारे के सारे जो प्रेसिपिटेट्स हैं डिसॉल्व हैं किसमें? CH3COOH में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये एसिटिक एसिड में डिसॉल्व हैं तो क्या ये HCl में भी डिसॉल्व होंगे क्या? हाँ जी, अगर ये एसिटिक एसिड में डिसॉल्व हैं तो क्या ये HCl में भी डिसॉल्व होंगे क्या? अच्छा, कन्या सुंदर बड़ी, इस तरह से याद ठीक है भाई। ओहो, डेस्परेशन, है ना। हाँ, आ जाओ। तो क्या ये HCl में भी डिसॉल्व होंगे क्या? अरे सर, सिंपल सी बात है, अगर वो डाइल्यूट एसिटिक एसिड में डिसॉल्व हो रहा है तो HCl तो उससे तगड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, उसमें हो गया तो इसमें भी होगा, है ना। तो ये सारे के सारे डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सर। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैरियम 2+ के टेस्ट के बारे में। देखो, अब ये जो टेस्ट है उसमें देखो ग्रुप 5 के जो केटाइंस हैं, आप चेक कर लो, ये जो तीनों केटाइन है ये कौन से हैं? कन्या, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बापरा जी, ये वाले तो है, ग्रुप 2 के केटाइंस है ना। और जो ग्रुप 2 के केटाइंस होते हैं जनरली वो आयनिक रिएक्शंस देते हैं। कौन से देते हैं? आयनिक रिएक्शंस देते हैं। और ये जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं उनको समझना हमारे लिए आसान होता है, प्लस माइनस में तोड़ दो, रिएक्शन बन जाएगी, खत्म हो जाता है क्वेश्चन। तो अब जो भी रिएक्शन आएगी ना आपको बहुत आसान लगेगी,
है ना, बहुत सिंपल सी लगने वाली है। देखो जैसे मान लो सबसे पहले मैंने बात करी बैरियम 2+, इसमें आपने ग्रुप रिएजेंट डाल दिया अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH एंड NH4Cl। अब NH4OH और NH4Cl तो ऊपर ही डाल दिया था, तो वापस डालने की जरूरत नहीं है ना। तो देखो जैसे ही आपने डाला ये कार्बोनेट है तो Ba2+ CO3 के साथ रिएक्ट करके बैरियम कार्बोनेट बना लेगा, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है ना। अभी मैंने आपसे बोला कि ये एसिटिक एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा, तो एसिटिक एसिड ये है Ba2+ CO3 एसिटेट आयन प्लस और ये माइनस, तो प्लस जो है माइनस के साथ चला जाएगा, बैरियम का एसिटेट बन जाएगा, क्या दिक्कत है, डिसॉल्व हो जाएगा, बैरियम एसिटेट बन जाएगा और साथ में यहां से CO2 बाहर निकल गई। अब आपने कहा सर मैं इसमें H2SO4 डालूंगा, डाल दी, क्या दिक्कत है, बैरियम +2 और SO4 आपस में मिलकर बैरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बना लेंगे। अरे बोलो ना। और बैरियम सल्फेट जो है वो फिर एक्वस HCl में डिसॉल्व नहीं होता, जो सल्फेट है वो डिसॉल्व नहीं होता, बैरियम कार्बोनेट डिसॉल्व हो जाएगा, बैरियम का सल्फेट डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन बैरियम का जो सल्फेट है वो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डिसॉल्व हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बैरियम बाइसल्फेट। बाइसल्फेट्स आर सॉल्युबल, सारे के सारे बाइसल्फेट सॉल्युबल होते हैं, है ना। तो ये इस तरह से एक सीक्वेंस सा बन गया, मैं ऐसे कह सकता हूं। मेरी बात समझ में आई, है ना। तो ये सारी की सारी लगभग आयनिक रिएक्शंस हैं, इनको रटने की भी जरूरत नहीं है, इनको रटने की भी जरूरत नहीं है। प्लस को माइनस के साथ भेजो, माइनस को प्लस के साथ भेजो, रिएक्शन खत्म हो जाएगी। Ba2+ था, CO3 के साथ बैरियम कार्बोनेट बन गया, एसिडिटी के साथ रिएक्शन करवानी है, Ca2+ CH3CO- के साथ बैरियम एसिडेट बना लेगा। H2SO4 के साथ रिएक्शन करवानी है, Ba2+ SO4 के साथ व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लेगा। HCl में सॉल्युबल नहीं होता, कॉन्सेंट्रेट HNO3 डाल दिया, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो बाइसल्फेट की वजह से सॉल्युबल हो जाएगा। बहुत सिंपल और साधारण सी रिएक्शन है ना। बहुत बढ़िया, आगे आओ। हाँ, क्रोमेट के साथ रिएक्शन, बैरियम 2+ की हम लोग क्रोमेट के साथ रिएक्शन देखने वाले हैं, K2CrO4 है ना, CrO4 CrO4 तो क्या बनेगा, बैरियम का क्रोमेट बन जाएगा, क्या दिक्कत है, जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। किस कलर का, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। यस यस यस। और ये जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट है ये इनसॉल्युबल है एसिटिक एसिड, बट सॉल्युबल है HCl में। एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, जैसे इसी के दो ग्रुप कैटायन और हैं, Sr2+ और कैल्शियम 2+। ये जो कैटायंस हैं दे आर सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड एज वेल एज HCl, दोनों में सॉल्युबल होते हैं। इसके थोड़े से नखरे अलग है, बैरियम क्रोमेट को सॉल्युबल करने के लिए HCl की जरूरत पड़ती है, थोड़े से स्ट्रॉन्ग एसिड की जरूरत पड़ती है, और ये इनसॉल्युबल होता है एसिटिक एसिड में। एक बहुत ही बढ़िया चीज इसने लिखी है ना, एक बहुत ही बढ़िया चीज इसने लिखी है कि भाई ये स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट देखो एसिटिक मीडियम में आसानी से डिसॉल्व हो रखे हैं। एसिडिक मीडियम चाहे HCl हो, चाहे एसिडिक मीडियम कैसा हो, एसिटिक एसिड हो, दोनों में ही डिसॉल्व हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि यहां एसिटिक मीडियम में जो क्रोमेट आयन होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डाइक्रोमेट में। ये वाला जो चीज है, क्या तुम्हें आज से पहले भी कहीं पढ़ा है क्या, है जी, ये जो चीज यहां लिखवा रखी है, क्या ये चीज आपने आज से पहले भी कभी पढ़ी है क्या? यस यस यस, क्या आपने ये चीज आज से पहले भी कभी पढ़ी है क्या? मैंने पढ़ाई थी क्या ये आज से पहले कभी, है भाई? ये चीज मैंने आपको आज से पहले कभी पढ़ाई थी क्या? बोलो, क्या कभी पढ़ाई थी आप लोगों को इससे पहले? पढ़ाया था ना? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे जेई में क्वेश्चन पूछा गया है और काफी बार क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा नहीं है। इफेक्ट ऑफ पीएच करके आपको एक टॉपिक बताया गया था, है ना, जब हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे थे पोटेशियम डाइक्रोमेट का। यस, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जब हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे थे उसमें ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जो क्रोमेट आयन होता है एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है डाइक्रोमेट में, और डाइक्रोमेट जो होता है वो वापस बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमेट में, है ना। तो क्रोमेट्स आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम ओनली। तो ये जो आपके क्रोमेट है स्ट्रोंशियम और बैरियम के जो क्रोमेट्स हैं ये एसिडिक मीडियम में सॉल्युबल क्यों होते हैं? बिकॉज जो क्रोमेट होगा एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो डाइक्रोमेट होता है वो ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है, डाइक्रोमेट बनने की वजह से वो सॉल्युबल हो जाता है। मेरी बात समझ में आई? आप यहां पर चाहो तो एक छोटी चीज और ध्यान में रख सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना, नहीं तो मतलब एज सच इतना कोई बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जैसे अगर मैं पूछूं बैरियम क्रोमेट दे रखा है
है ना। स्ट्रोंशियम का क्रोमेट दे रखा है और आपको कैल्शियम का क्रोमेट दे रखा है। अगर इनके केएसपी की वैल्यू देखोगे ना, केएसपी वैल्यूज, तो ये केएसपी वैल्यूज ये होती है ना। केएसपी किसके लिए ज्यादा है? केएसपी ज्यादा है किसके लिए? कैल्शियम के लिए, ठीक है ना। केएसपी किसके लिए ज्यादा है? कैल्शियम के क्रोमेट के लिए। तो बड़े आसानी से कैल्शियम का जो क्रोमेट होता है वो सॉल्युबल हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन है, छोटी छोटी सी रिएक्शन थी, वो आपको ध्यान में रखनी थी। अमोनियम कार्बोनेट के साथ, ये तो उसका ग्रुप रिएजेंट है, और दूसरा क्रोमेट के साथ, बस इतना सा ध्यान रखना है, इसमें और कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, स्ट्रोंशियम 2+ की बात कर लेते हैं, है ना। किसकी बात करें? स्ट्रोंशियम 2+ की बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल। स्ट्रोंशियम 2+ में भी सबसे पहले हम लोग क्या डालेंगे? ग्रुप रिएजेंट डालेंगे, अमोनियम कार्बोनेट। जैसे आप लोग अमोनियम कार्बोनेट डालोगे तो क्या बनेगा? स्ट्रोंशियम का कार्बोनेट बनेगा। स्ट्रोंशियम का जो कार्बोनेट होता है वो व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, और अभी हम लोगों ने बताया कि ये एसिटिक एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा, तो स्ट्रोंशियम का एसिटेट बन जाएगा, और इस एसिटेट के अंदर आपने डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया तो स्ट्रोंशियम का सल्फेट बन जाएगा। क्या दिक्कत है? सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं, सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं वो कैसी हैं सर? आयोनिक रिएक्शंस हैं। आयोनिक रिएक्शंस हैं, Sr2+ CO3 के साथ क्रोमेट बनाओ, और यहां पर Sr2+ है, ये एसिटेट आयन है, एसिटेट आयन के साथ स्ट्रोंशियम का एसिटेट बना दो। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो स्ट्रोंशियम का कार्बोनेट होता है वो सॉल्युबल होता है एसिटिक एसिड और HCl में, अभी सबसे पहले बताया तो था। जैसे ही आपने एसिटिक एसिड डाला, स्ट्रोंशियम का एसिटेट बन गया, और साथ में CO2 गैस अलग रिलीज होगी। H2SO4 डाला, स्ट्रोंशियम 2+, SO4 स्ट्रोंशियम का सल्फेट बन जाएगा, व्हाइट पीपीटी होता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? और वहीं पर अगर मैं क्रोमेट के साथ रिएक्शन करवाऊं तो क्रोमेट के साथ यहां पर थोड़ा सा देखो केएसपी बढ़ जाता है ना स्ट्रोंशियम का, समझो। स्ट्रोंशियम का केएसपी Ba2+ के प्रेजेंस में Ba2 से ज्यादा होता है। अच्छा, अगर केएसपी ज्यादा है इसका मतलब आपको कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ेगी अगर इसको प्रेसिपिटेट करवाना है तो। याद करो, प्रेसिपिटेशन तब होता था जब आईपी, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू केएसपी से ज्यादा होती थी। याद आया क्या? आयनिक इक्विलिब्रियम में कुछ कुछ याद आ रहा है? ये चीज आप लोगों ने पढ़ी थी। आयनिक इक्विलिब्रियम में ये चीज पढ़ी है कि पीपीटी तब बनता है जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू केएसपी से ज्यादा होती है ना। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो स्ट्रोंशियम का क्रोमेट होता है उसका केएसपी ज्यादा है। अगर उसका केएसपी ज्यादा है मतलब आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा लेनी पड़ेगी। यस, आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा लेनी पड़ेगी, तभी तो प्रेसिपिटेशन आएगा, तभी तो आईपी की वैल्यू केएसपी से ज्यादा आएगी। इसी वजह से यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है। थोड़ा सा पानी कम होना चाहिए, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। स्ट्रोंशियम का क्रोमेट बन जाएगा जो कि HCl में सॉल्युबल है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डाइक्रोमेट आयन। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन का कलर आपको येलो कलर का दिखाई देगा। बोलो, येलो से ऑरेंज हो जाएगा। डन। तो बस स्ट्रोंशियम में भी दो ही रिएक्शन है, सिंपल सिंपल सी रिएक्शन थी, बड़े आराम से याद हो गई। आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम की बात कर लेते हैं, है ना। कैल्शियम की बात कर लेते हैं। सेम रिएक्शन, एक आधी कैल्शियम में थोड़ी सी ज्यादा होगी, है ना, एक आधी सी रिएक्शन थोड़ी सी ज्यादा होगी। सबसे पहले ग्रुप रिएजेंट डालना है तो कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा, सारी दुनिया जानती है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ये एसिटिक एसिड में सॉल्युबल है तो HCl में भी सॉल्युबल होगा ही। जैसे आप इसमें एसिटिक एसिड डालोगे कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। ये तो 9th क्लास की रिएक्शंस है, बताओ है कि नहीं? 9th क्लास की रिएक्शन है, सिंपल है। फिर उसके बाद सर हमने कैल्शियम 2+ में क्या डाल दिया? अमोनियम ऑक्सलेट डाल दिया। ऑक्सलेट तो क्या दिक्कत है सर? ऑक्सलेट C2O4 2- होता है, तो ये प्लस है, ये माइनस के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम का ऑक्सलेट बना देगा, विच इज व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। क्या दिक्कत है भाई, है ना, विच इज व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। बताओ यहां तक ठीक है? वेरी गुड, ये एक रिएक्शन। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन, है ना। अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन, अरे बोलो, अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन। तो क्या होगा सर? अमोनियम सल्फेट आपको एक्सिस में डालना। देखो, अगर आप सिंपल डालोगे तो कैल्शियम का सल्फेट बन जाएगा, अगर ये एक्सिस में है तो आपका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा विच इज सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ये पानी में सॉल्युबल होता है ना। कैल्शियम 2+ का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स पानी में सॉल्युबल है। कैल्शियम का जो सल्फेट होता है इट इज सॉल्युबल इन वाटर। देखो आपके सामने लिखा भी है, केएसपी की वैल्यू लिखिए, ये वापस से सेम वही चीज लिखिए, केएसपी की वैल्यू लिखिए, है ना। केएसपी की वैल्यू कैल्शियम सल्फेट के लिए सबसे ज्यादा होती है, इसी वजह से ये सॉल्युबल हो जाता है, सिंपल। यस, इसी वजह से ये सॉल्युबल हो जाएगा। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में कैल्शियम की K4FeCN6 के साथ रिएक्शन, है ना। K4FeCN6 के साथ रिएक्शन,
ये जो रिएक्शन है, सबसे अच्छी बात ये है कि बेरियम और स्ट्रोंशियम नहीं देते। तो अगर आपको कैल्शियम 2+ को अलग हटाना है तो आप डायरेक्ट K4FeCN6 के साथ रिएक्शन करवा दो। अगर आपको पता लगाना है कि जो आपको गिवन सॉल्ट है वो कैल्शियम 2+ है या नहीं है, तो आप उसमें K4FeCN6 डाल दो। जैसे K4FeCN6 डाला, अगर आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है तो आप कंफर्म हो गए Ca2+ आ गया। बिकॉज जो ये Ca2+ और Ba2+ और Sr2+ है, ये दोनों K4FeCN6 के साथ कोई टेस्ट नहीं देते। काम ही खत्म हो जाएगा, रिएक्शन यहीं पर ही खत्म होगी। तो ये आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये जो सॉल्ट आपको गिवन है वो कैल्शियम का ही सॉल्ट है ना, इस किससे, K4FeCN6 से। डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, देखो एक और तरीका, और बहुत ही जबरदस्त तरीका, बहुत ही शानदार तरीका। क्या है वो, ये वाला है। एक छोटी सी टेबल दे रखी है आपको, एक छोटी सी टेबल दे रखी है। जैसे ही आपने क्या करा, सोलो आपके पास सॉल्ट था, है ना, आपके पास सॉल्ट था, और ये जो सॉल्ट है आपने उसमें ग्रुप रिएजेंट डाला 5वां, है ना, 5th ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट डाला, वैसे ही प्रेसिपिटेट आ गया। तो जैसे प्रेसिपिटेट आ गया, आप श्योर हो गए कि हाँ ये जो हमारा केटायन है ये ग्रुप 5 का केटायन है। कौन से ग्रुप का, 5 का, है ना। तो ये श्योरिटी आ गई कि ग्रुप 5 का केटायन है। अगर ये ग्रुप 5 का केटायन है तो ग्रुप 5 में 3 केटायन होते हैं, Ba2+, Ca2+ और Sr2+। अब तीनों में से कैसे कंपेयर करें, है ना, कैसे पता लगाएं कि कौन सा केटायन है। ठीक है, आओ देखो, हाँ देखो कैसे पता लगाएं। सबसे पहले आप क्या करोगे, उसमें अमोनियम क्रोमेट डालोगे। क्या करोगे, अमोनियम क्रोमेट डालोगे। समझना, क्या करोगे, अमोनियम क्रोमेट डालोगे। आपने जैसे ही अमोनियम का क्रोमेट डाला, आपको बैरियम का क्रोमेट मिल जाएगा, जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा। बाकी स्ट्रोंशियम और Ca2+ प्रेसिपिटेट नहीं देते, बिकॉज इनके जो क्रोमेट्स होते हैं दे आर सॉल्यूबल। यस, दे आर सॉल्यूबल। मेरी बात समझ में आई क्या? तो जैसे ही येलो कलर का प्रेसिपिटेट आया अमोनियम कार्बोनेट डालने से, आपने कहा सर ये पक्का बैरियम 2+ है, खत्म हो गया, सीधा सा पता लग गया कि इसमें जो सॉल्ट है वो किसका है, Ba2+ का है। अच्छा सर, ठीक है। आपने क्या किया, फिर अमोनियम सल्फेट डाला। मान लो एक्सिस में आपने अमोनियम सल्फेट डाला, तो आपको एक प्रेसिपिटेट मिलेगा BaSO4 का। अब सोचो, इसका मतलब जो हमारा कंफर्मेशन था वो कंफर्मेशन हो गया कि Ba2+ है। तो जो Ba2+ रहा होगा वो सॉल्ट की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अलग हो गया होगा, है ना। अब जो आपका फिल्ट्रेट बचा है, उसमें या तो स्ट्रोंशियम हो सकता है या फिर कैल्शियम हो सकता है। अब इनका कैसे पता लगाएं? अब आप इसमें डाल दो क्या, अमोनियम सल्फेट। जैसे आप अमोनियम सल्फेट डालोगे, स्ट्रोंशियम क्या करेगा, इस अमोनियम सल्फेट के साथ व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लेगा। अरे बोलो ना यार, मेरी बात समझ में आ रही है क्या दादा? अबे हैलोजन नहीं है, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा यहां। क्या हैलोजन भाई, कान पे मारेंगे। कहां से हैलोजन आ गया भाई, अभी हैलोजन कहां है? तो अगर मान लो उसमें स्ट्रोंशियम था, तो स्ट्रोंशियम का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया। श्योर हो गए हम लोग श्योर हो गए कि इसमें स्ट्रोंशियम 2+ भी था। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब इसको फिल्टर कर लिया, इसको अलग कर दिया, स्ट्रोंशियम आयन अलग हो गया। अब जो फिल्ट्रेट बचा उसमें हो सकता है कैल्शियम 2+ हो। पता लगाएं है कि नहीं है। कैसे पता लगाएं? आप उसमें सबसे लास्ट में डाल दो अमोनियम ऑक्सलेट। जैसे आप अमोनियम ऑक्सलेट डालोगे, सबसे लास्ट में कैल्शियम ऑक्सलेट का व्हाइट पीपीटी मिलेगा। अगर वो कैल्शियम ऑक्सलेट का व्हाइट पीपीटी आता है, इसका मतलब श्योर हो गया कि कैल्शियम भी है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? तो 3 रिएक्शंस हैं, इन 3 रिएक्शन से आप लोग ग्रुप 6 रिएजेंट का, ग्रुप 6 के जो केटायन है उनका 3 रिएक्शन से पता लगा सकते हो। 3 रिएजेंट डालते ही तीनों केटायन को अलग अलग कर सकते हो, तीनों केटायन को अलग अलग कर सकते हो। मान लो आपने सबसे पहले अमोनियम क्रोमेट डाला, कोई पीपीटी नहीं आया, है ना, कोई पीपीटी नहीं आया। जब कोई पीपीटी नहीं आया तो आप श्योर हो गए कि Ba2+ तो नहीं है, कंफर्मेशन है ना। आप श्योर हो गए कि Ba2+ तो नहीं है। अगर पीपीटी आ गया तो आप श्योर हो गए कि Ba2+ ही है, क्योंकि बाकी में पीपीटी आता नहीं, है ना। तो मान लेते हैं पीपीटी नहीं आया, Ba2+ नहीं था। फिर आपने उसमें डाला अमोनियम सल्फेट। आपने जैसे अमोनियम सल्फेट डाला, आपने देखा कि आपको प्रेसिपिटेट मिला है। अगर प्रेसिपिटेट मिला है, इसका मतलब स्ट्रोंशियम 2+ का प्रेसिपिटेट होगा वो। कोई कह क्या सर बेरियम सल्फेट का भी तो हो सकता है? अबे बैरियम तो था ही नहीं, बैरियम होता तो यहीं पे पता लग जाता। बैरियम तो था ही नहीं, तो ये तो तब होगा जब बैरियम होगा तब प्रेसिपिटेट होगा। बैरियम का तो हमने यहीं पे पता लगा लिया। हाँ बेटा, ग्रुप 6 नहीं, ग्रुप 5 है ना। तो बैरियम का तो हमने यहीं पता लगा लिया नहीं है ना। तो ये बैरियम सल्फेट तो बनेगा नहीं, अगर होता तब बनता।
तो आपने जैसे अमोनियम सल्फेट डाला, अगर व्हाइट कलर का पीपीटी आ रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रोंसियम है। मान लो यहां पर भी पीपीटी नहीं आया, इसका मतलब ना तो Ba2+ है ना ही Sr2+ है। सबसे लास्ट में आप क्या डाल दो, अमोनियम ऑक्सलेट डाल दो। अब तो पीपीटी आएगा ही, आएगा तो कैल्शियम ऑक्सलेट का आएगा, तो श्योर हो गया कि व्हाइट पीपीटी है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप लोग इन तीनों का पता लगाने के लिए सबसे पहले अमोनियम ऑक्सलेट डाल सकते हो क्या? हाँ, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या इन तीनों का पता लगाने के लिए आप लोग अमोनियम ऑक्सलेट डाल सकते हो क्या? पहले ये बताओ, क्या इनका पता लगाने के लिए आप लोग अमोनियम ऑक्सलेट डाल सकते हो क्या सबसे पहले? हाँ जी, जल्दी से बताइए, क्या सबसे पहले अमोनियम ऑक्सलेट डाला जा सकता है क्या? यस यस, बताइए। नहीं ना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर तुमने अमोनियम ऑक्सलेट पहले डाल दिया मुन्ना, तो तुम्हें तीनों पीपीटी मिल जाएंगे। अब साला तुम कंफ्यूज हो जाओगे तीनों में से था कौन सा, डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। ऑर्डर यही होना चाहिए, सबसे पहले Ba2+ का टेस्ट, फिर Sr2+ और फिर Ca2+। भारत सरकार इसी ऑर्डर में आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब सबसे पहले ये रिएजेंट डालना है, फिर उसके बाद ये डालना है, और फिर उसके बाद ये डालना है, खत्म हो गई कहानी। 3 रिएजेंट से 3 कैटायन अलग अलग हो जाएंगे, सीधा सीधा पता लग जाएगा। बाकी जो एडिशनल रिएक्शन थी वो मैंने आपको लिखवा दी है ना। कुछ ही एडिशनल रिएक्शंस हैं जो हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन अगर इन तीनों का पता लगाना हो लैब में, खटाक से 3 रिएजेंट डालो, उठाओ बोतल एक एक करके और तीनों को अलग अलग कर दो, काम ही खत्म हो जाना है। आ जाइए सबसे लास्ट में चलते हैं, ग्रुप 6 कैटायंस, है ना। सबसे लास्ट कैटायन ग्रुप 6 कैटायन। और ये जो ग्रुप 6 कैटायन है सर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? अरे एक्सटेंसिव कहां से याद आ गई यार, मैं साला यहां पर पढ़ा रहा हूं, ये ग्रुप कैटायंस पढ़ा रहा हूं, तुम्हें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक्स याद आ रही है। थर्मोडायनेमिक्स में लूंगा उसमें मंजिल में, है ना, मंजिल में थर्मो लूंगा उस दिन आना, तो उस दिन आपको एक्सटेंसिव इंटेंसिव सब कुछ पढ़ाएंगे, आप चिंता मत करो, है ना, सब कुछ पढ़ाएंगे। हाँ जी, आइए जनाब। कैटायंस ग्रुप 6 के कैटायंस जो होते हैं वो Na+, K+ और Mg2+ होते हैं, यस। और इनमें से जो हमारे सिलेबस का पार्ट है सिर्फ और सिर्फ Mg2+ है। तो भैया जो सिलेबस का पार्ट है हम लोग वही पढ़ेंगे अभी के लिए, है ना, सिर्फ और सिर्फ हम लोग Mg2+ की रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको और बताई थी, अगर याद हो तो, जो ग्रुप 6 कैटायंस होते हैं उनके लिए कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता था, याद आया क्या? उनके लिए कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता था। आपके पास सॉल्यूशन बन गया, उसमें आपको इंडिविजुअल जो रिएजेंट्स होते हैं वो डालने होते हैं, कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता इनके लिए। और इंडिविजुअल रिएजेंट में अगर मैं सबसे पहले Mg2+ का टेस्ट करूंगा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में, मैं फॉस्फेट डालूंगा, है ना, क्या डालूंगा? फॉस्फेट डालूंगा। तो आपने फॉस्फेट डाल दिया, Mg2+ उसमें प्रेजेंट था, NH4Cl + NH4OH। सर ये कहां से आया, आप तो ये बताओ, ये कहां से आ गया? हाँ जी, ये कहां से आ गया? यस यस यस, ये कहां से आ गया? NH4OH + NH4Cl कहां से आया? ये तो ऊपर से आया है, आप याद करो। जो ग्रुप 5 था उसमें ग्रुप रिएजेंट कौन होता है? अमोनियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH एंड NH4Cl, है ना। तो NH4OH और NH4Cl ऊपर से आया है। अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या? ये ऊपर से आया है, तो ठीक है सर। तो सर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा Mg2+ और मैग्नीज का अमोनियम फॉस्फेट बनेगा, मैग्नीज अमोनियम फॉस्फेट। और ये जो मैग्नीज अमोनियम फॉस्फेट होता है सर, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, Mg2+ की वाली रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप इसको हीट करोगे, यहां से पानी बाहर चला जाएगा, और पानी बाहर चला गया तो Mg2P2O7 बनेगा, विच इज नोन एज मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। पायरो होता है पानी बाहर चला जाता है तब, है ना, पानी बाहर जाता है तो पायरो आता है, यस। तो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बनेगा कब? जब आपने इसको बहुत ज्यादा हीट कर दिया, हीटिंग से यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, साथ में अमोनिया गैस भी बाहर चली जाएगी। मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। यस, ठीक है, डन। अब एक बढ़िया क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है,
है ना। आपसे एक बढ़िया क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अगर मान लो यहां पर NH4Cl नहीं हुआ, याद करो, अगर NH4Cl नहीं हुआ, मान लेते हैं यहां सिर्फ NH4OH है, NH4Cl नहीं है, तो अगर NH4Cl नहीं है तो क्या यहां पर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा क्या? मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का व्हाइट पीपीटी बनेगा क्या? मेरा क्वेश्चन आपसे ही है। यहां पर मैंने NH4Cl नहीं डाला, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्या फिर भी आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा क्या? हाँ, क्या फिर भी आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा क्या? मेरा क्वेश्चन आपसे ही है, मेरा क्वेश्चन आपसे ही है, फटाफट बताइए। मेरा क्वेश्चन आपसे ही है, फटाफट बताइए, क्या मिलेगा क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? देखो याद करो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई जो ग्रुप 6 के रिएजेंट्स होते हैं, ग्रुप 5 के जो रिएजेंट होते हैं, ग्रुप रिएजेंट अमोनियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH एंड NH4Cl, तो मैंने आपसे कहा था NH4Cl डालते क्यों है? NH4Cl इसलिए डालते हैं ताकि OH- का प्रेसिपिटेट ना आए, OH- की कॉन्सेंट्रेशन कम रहे। अगर सर OH- की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो उससे क्या नुकसान होगा? उससे नुकसान ये होगा कि जो Mg2+ है वो तो पहले ही प्रेसिपिटेट बना लेगा, ऊपर ही प्रेसिपिटेट बना लेगा। अगर आपने ऊपर वाले में NH4OH के साथ NH4Cl नहीं डाला तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन इतनी सफिशिएंट है कि वो किसका प्रेसिपिटेट बना देगी? Mg2+ का। तो साला Mg2+ का प्रेसिपिटेट तो ऊपर ही बन गया। यस, तो यहां जब आप इसमें Na2HPO4 डालोगे, Na2HPO4 डालोगे, जब आप फॉस्फेट डालोगे तो वहां तो Mg2+ आयन तो है ही नहीं, मैग्नीशियम का कैटायन तो प्रेजेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का कैटायन तो ऊपर ही प्रेसिपिटेट बना चुका है, तो उसको हम लोग यहां डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। जब Mg2+ है ही नहीं तो फिर आप फॉस्फेट डालो, ये प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। याद आया ना ये चीज? ये तो सबसे पहले कैटायन वाला जो टेस्ट था उसमें सबसे पहले ये तो चीज पढ़ाई गई थी आपको, भूल गए हो तुम लोग, है ना। तो जब NH4Cl डालते हैं तो वो क्या करता है? वो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से OH- की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देता है। यस, OH- की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो गई तो फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट नहीं बन पाएगा वहां पर, और यहां पर आके Mg2+ डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये रीजन होता है, ध्यान रख लेना इस बात का कि अगर NH4Cl नहीं हुआ तो ये प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। ये अपनी कॉपी में अटका लेना, कहीं पर लिख लेना इसको, ठीक है? ठीक है साहब। अगर मैं एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करूं तो सारी दुनिया जानती है मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है ना। इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर Mg2+ की सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हो तो MgCO3.MgOH बनेगा। ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम मैग्नीशियम का डायरेक्ट कार्बोनेट नहीं बनता, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है ना। बेसिक, हाँ बफर हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलने वाला है, ठीक है? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलने वाला है ना। अब देखो एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है जनरली बच्चों को एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है कि सर एक बात बताओ, है ना, सर एक बात बताओ, यहां पर तो है साला कार्बोनेट, ये हाइड्रोक्साइड कहां से आ गया? आप तो ये बताओ सर, ये हाइड्रोक्साइड कहां से आ गया, है ना। सर यहां डायरेक्ट मैग्नीशियम का कार्बोनेट बनना चाहिए था, ये मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड क्यों बन रहा है साथ में? भाई ये कंफ्यूजन जनरली आना चाहिए ना आप लोगों को। तो देखो ये कंफ्यूजन इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि यहां पर हम लोग एक्वस मीडियम लेते हैं, है ना। एक्वस मीडियम लेते हैं तो जो सोडियम का कार्बोनेट होता है सारी दुनिया जानती है, एक्वस मीडियम में ये क्या बनाएगा? NaOH+ H2CO3 बनाएगा। भाई ये सॉल्ट है, जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा सॉल्ट का तो NaOH+ H2CO3 बनाएगा, है ना। अब NaOH है, इसका मतलब सॉल्यूशन में कौन सा आयन प्रेजेंट है? OH- आयन प्रेजेंट है। और अगर H2CO3 है इसका मतलब इसमें कार्बोनेट आयन भी प्रेजेंट है, दोनों आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। यस भाई, दोनों आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। अब बात आती है KSP की, बात आती है किसकी? KSP की। अगर मान लो मैग्नीशियम का OH- के साथ जो जो कॉम्प्लेक्स बनता है, लेट से उसका KSP ज्यादा है, मतलब वो सॉल्युबल हो जाएगा। अगर OH- सॉल्युबल हो गया तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा आपको? मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिलेगा। अगर मान लो उल्टा हो जाए कि मैग्नीशियम कार्बोनेट जो उसका KSP ज्यादा, मतलब ये सॉल्युबल है, तो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा। लेकिन सर अगर दोनों ही हो फिर, है ना, दोनों की KSP की वैल्यू अगर कम हो तो उस केस में आपको दोनों का प्रेसिपिटेट मिलता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी। तो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है,
ठीक है ना। तो ये छोटी सी चीज है, ध्यान में रखनी है आप लोगों को, अगर याद रहे तो, है ना, अगर याद रहे तो, है ना। आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, डायगोनल रिलेशनशिप, याद आया क्या तुम्हें? हाँ, कभी तुम्हारी डायगोनल रिलेशनशिप हुई है क्या कभी? है भाई? अरे बोल दे मुन्ना, हुआ है क्या कभी? Li प्लस जो होता है डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ? Mg2 प्लस के साथ। किसके साथ? Mg2 प्लस के साथ। यस यस, है ना, Mg2 प्लस के साथ। तो अब ये जो Mg2 प्लस है ये बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट बना रहा है। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगर Mg2 प्लस बेसिक कार्बोनेट बना रहा है इसका मतलब Li2 प्लस भी बनाना चाहिए। नहीं, Li2 प्लस Li प्लस सिर्फ और सिर्फ कार्बोनेट बनाता है, Li2CO3, है ना, ध्यान रखना, ये बेसिक कार्बोनेट नहीं बनाता। Mg2 प्लस जो होता है वो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है, लेकिन Li प्लस जो होता है वो लिथियम का सिर्फ और सिर्फ कार्बोनेट बनाता है, वो बेसिक कार्बोनेट का फॉर्मेशन नहीं करता। इसका रीजन अगर आपसे कोई पूछे, है ना, ऐसा क्यों हुआ, तो सिंपल रीजन है ना यार, क्योंकि उसका जो OH माइनस रहा होगा, लिथियम का OH माइनस के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका Ksp ज्यादा है, वो सॉल्युबल हो जाएगा, प्रेसिपिटेट सिर्फ और सिर्फ किसका मिलेगा? कार्बोनेट का मिलेगा। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यस यस यस, और बोलो, समझे क्या बात को? समझ गए दादा? हाँ ना तो बोल दे यार मेरे भाई। यस, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ एक आधा टेस्ट के बारे में और पढ़ते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन वापस से वही होगा, है ना, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो प्रेसिपिटेट होता है आप सब लोगों को पता है व्हाइट कलर का होता है ना। ये सिंपल सी रिएक्शंस है और ये सॉल्युबल होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स आर सॉल्युबल इन, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा, दे आर सॉल्युबल इन अमोनिया, दे आर सॉल्युबल इन अमोनियम सॉल्ट्स, Mg2 प्लस प्लस NH3, अमोनिया गैस बाहर चली जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद दो छोटे छोटे से टेस्ट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आसान है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर मान लो आपके पास Mg2 प्लस और आपने उसमें मैग्नेसॉन 1 मिला दिया, सर ये मैग्नेसॉन 1 क्या होती है? ये रेड कलर की डाई होती है। क्या होता है? रेड कलर का डाई होता है। सर इसका फॉर्मूला नहीं याद रखना क्या? नहीं याद रखना, है ना। जैसे आप लोग फिनोफ्थलीन वगैरह लिखते हो ना, फिनोफ्थलीन मिथाइल ऑरेंज, एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होती है ना, बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होती है, हमें फॉर्मूला नहीं याद रखना। मैग्नेसॉन 1 डालो, रेड कलर की डाई है, मीडियम इसके लिए हल्का सा बेसिक होना चाहिए। अगर उसमें Mg2 प्लस प्रेजेंट है तो ब्लू लेक बन जाएगी या फिर ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सर ये लेक क्या होती है ना, ये लेक क्या होती है? सुनिए, लेक का मतलब यहां पर क्या है? लेक का मतलब देखो होता क्या है, Mg2 प्लस है, बेसिक मीडियम, मान लो आपने NaOH ले रखा है, सुनना मेरी बात, NaOH ले रखा है, तो ये क्या करेगा? मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा सबसे पहले, है ना, इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है ना, इस टेस्ट ट्यूब में यहां पर मान लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन गया, है ना, क्या बन गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन गया, ये प्रेसिपिटेट है। अब इस प्रेसिपिटेट के ऊपर क्या होता है? ये जो मैग्नेसॉन 1 होता है ये इस प्रेसिपिटेट के ऊपर आके एडजॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? एडजॉर्ब हो जाता है। ध्यान रखना, लिखा है एडजॉर्ब्ड। अब डिफरेंस पता है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन? अरे बोलो भाई, डिफरेंस पता है ना, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन? यस। तो ये जो आपका प्रेसिपिटेट था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, उसके ऊपर मैग्नेसॉन 1 जो डाई है वो आके प्रेसिपिटेट के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगी। अब इस एडजॉर्प्शन की वजह से आपको ब्लू कलर का मास दिखाई देगा ना, टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर का मास दिखाई देगा, जिसको ब्लू लेक बोला है, लेक बोला है, या फिर इसको ब्लू पीपीटी भी आप लोग कह सकते हो। यस यस यस। तो ये जो इसको लेक टेस्ट है ना, एक टेस्ट हम लोगों ने मिस कर दिया था, एल्यूमिनियम 3+ का एक टेस्ट होता है लेक टेस्ट, है ना, अभी मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, है ना, उसके बारे में भी बताऊंगा। ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर टेस्ट एक और है टाइटन येलो के साथ Mg2+ का। टाइटन येलो जो होता है वो येलो कलर का डाई होता है। क्या होता है? येलो कलर का डाई होता है। क्या होता है? येलो कलर का डाई होता है। यस, येलो कलर का डाई होता है, बहुत अच्छी बात है। इसमें भी आपने बेसिक मीडियम डाला, बेसिक मीडियम का मतलब NaOH, है ना, NaOH मतलब मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनेगा, और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी है इसके ऊपर टाइटन येलो आके क्या हो जाएगा? टाइटन येलो जो है उसके मॉलिक्यूल आके एडजॉर्ब हो जाएंगे, और एडजॉर्प्शन की वजह से आपको कलर किस तरह का दिखाई देगा? रेड कलर का, है ना, रेड लेक या फिर रेड पीपीटी बनता है। यस, रेड लेक या फिर रेड पीपीटी बनता है। ठीक है, तो ये एकदम से पता लग जाता है हमें, है ना, डायरेक्ट पता लग जाता है। तो जो मैं आपसे कह रहा था ना कि लेक टेस्ट होता है एल्यूमिनियम 3+ के लिए, जो हम लोगों ने मिस कर दिया था वो ये वाला है ना, जो हम लोगों ने मिस कर दिया था वो ये वाला है। देखो लेक टेस्ट है क्या, सुन लो, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है।
इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है। क्या है? सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन। आपको रिएक्शन नहीं याद रखनी, आपको सिर्फ कलर चेंज याद रखना है। सर कैसे याद रखना है? आपके पास मान लेते हैं एल्यूमिनियम 3+ है, आप इसमें क्या डालोगे? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालोगे, है ना? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालोगे। सर ये ब्लू लिटमस क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है जो कि पता लगाया जाता है इस सॉल्यूशन की हेल्प से कि सॉल्यूशन जो वो एसिडिक है या फिर बेसिक है ना? एसिडिक और बेसिक मीडियम का पता लगाने के लिए एक लिटमस सॉल्यूशन होता है, आपकी लैब में मिला रहेगा। आपको क्या करना है? वो लिटमस लेके आना है। यस, क्या लेके आना है? लिटमस, ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन लेके आना है। और ये जो Al3+ का एक्वस सॉल्यूशन है उसमें डाल देना है। आपके पास Al3+ का ओरिजिनल सॉल्यूशन होगा, और ये जो ओरिजिनल सॉल्यूशन होगा Al3+ का विच इज एसिडिक इन नेचर, है ना? क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। एल्यूमिनियम जो होता है बेटा उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट होता ही नहीं है ना? तो ये क्या करता है? एसिडिक मीडियम में, ध्यान रखना हमेशा, Al3+ जो होता है, Al3+ एसिडिक मीडियम में हमेशा कैसा रहेगा? एसिडिक मीडियम, सॉरी, Al3+ का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो हमेशा कैसा होगा? एसिडिक होगा। ध्यान रखो, Al3+ का एक्वस सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। यस, एसिडिक होगा, ध्यान रखना इस बात का। डन। अब अगर मान लो ये मीडियम एसिडिक है और आपने इसमें क्या डाल दिया? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाल दिया, तो हमने बात करी थी कि जो एसिड होता है वो क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। सर बहुत अच्छी बात है ना? रेड हो गया। अब हमने इसमें क्या डाला? बेसिक NH4OH डाला। जैसे आप इसमें NH4OH डालोगे तो भैया पहले सॉल्यूशन एसिडिक था, NH4OH से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, और आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा किसका? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। अब ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है ये क्या करता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट एडजॉर्ब ब्लू लिटमस। ये जो ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन है उसकी सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो जाएगा, और आपको जो टेस्ट ट्यूब है उसके ऊपर एक ब्लू कलर का हल्का सा प्रेसिपिटेट तैरता हुआ दिखेगा, एकदम मतलब फ्लोट करते हुए। कैसा फ्लोट करते हुए? ब्लू कलर, उसको बोला ब्लू लेक। तो दिस इज द लेक टेस्ट फॉर Al3+, है ना? टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको ब्लू कलर का मास होगा वो तैरता हुआ दिखेगा, उसको बोला है लेक, है ना? ब्लू लेक। किस केस में? Al3+ के केस में। तो यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं ध्यान रखनी, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है कि डायरेक्ट पता लगा सकता हूं मैं Al3+ का मेरे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन है, मैं उसमें सबसे पहले क्या डालूंगा? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालूंगा, मेरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। फिर मैं उसमें NH3 डाल दूंगा, अमोनिया सॉल्यूशन, है ना? अमोनिया का सॉल्यूशन डाल दूंगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। अब ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना ये क्या करेगा? इस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को अपनी सरफेस पे डिसॉल्व कर लेगा, और जैसे एडजॉर्प्शन होगा आपको उसके अंदर ब्लू कलर का मास तैरता हुआ दिखेगा, है ना? आप बोलोगे सर मजा आ गया, सर Al3+ का टेस्ट हो गया। बस, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सब लोगों को, है ना? जो बच्चे लास्ट तक बने हुए हैं वो सारे के सारे लोग काबिले तारीफ है ना? ये जो चैप्टर था मैं समझ सकता हूं कि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर होता है कि लास्ट में आते आते वैसे ही सिलेबस कंप्लीशन होने वाला होता है, और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार अभी तक तो सब कुछ एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे हम लोग, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये सब कुछ पढ़ रहे थे, और सर लास्ट में आते आते मतलब एकदम से ये तो ऐसा चैप्टर आ गया कि जिसमें कलर याद रखो, सॉल्यूशन याद रखो, पहले ये डालो फिर बाद में वो डालो, ये डालो वो डालो। सर दिमाग खराब हो गया, है ना? कभी ये गैस, कभी वो गैस, कभी ये पीपीटी, कभी वो पीपीटी, मान सकता हूं, है ना? एक्सट्रीमली फाइन, मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो, आपकी इसमें कोई वो नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं कि यार तुम्हारा इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, मान सकता हूं मैं। मतलब होते हैं कुछ चैप्टर्स केमिस्ट्री में जिसमें इंटरेस्ट बना पाना अपने आप में मुश्किल होता है, एंड दिस इज वन ऑफ दोज चैप्टर्स। हालांकि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस पढ़ाई जा रही है ना? ऐसी मैंने थोड़ी सी कोशिश करी है कि आपको ऐसा ना लगे कि आपको सिर्फ रिएक्शन लिखवा दी और उसके आगे पीछे की कहानी नहीं बताई। मैंने उस बोरियत को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करी है ना? कैसे? लेट से बीच में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल के आपको वही लैब वाली फील देके कि एक्चुअली हम लोग लैब में कैसे परफॉर्म करते हैं, जिससे आप कनेक्ट कर पाओ कि हाँ यार मतलब ऐसे हम लोग करते हैं, ऐसे ऐसे पहले ये आया होगा, एक 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 पिक्चर दिमाग में सेट होती है। जैसे हम लोगों ने केटाइन का टेस्ट पढ़ा कि केटाइन के टेस्ट में पहले ये डालेंगे फिर वो डालेंगे, प्रेसिपिटेट आया तो रख देंगे, फिर वो आया तो वो रख देंगे, फिर वो आया तो वो रख देंगे। तो मतलब एक जब दिमाग में पिक्चर सेट होती है ना अपने, तो चीजों को याद रखना थोड़ा आसान होता है, और थोड़ा मतलब इंटरेस्ट जो होता है वो स्टूडेंट का बनता है ना? नहीं तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि हो सकता है आप लोग तीसरे चौथे चैप्टर के बाद आते ही नहीं क्लास में, है ना? और
कुछ जो टॉपिक्स हैं अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, डी एंड एफ ब्लॉक से रिलेटेड, तो हमने वहां पर भी उन चीजों को रिलेट करने की कोशिश करी कि यार ये चीज हमने वहां पढ़ी थी। अब ये जो चैप्टर है, मतलब मैं अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलूं तो मैं इस चैप्टर को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में डालूंगा। हाँ देखो, इस चैप्टर पे और भी आता है, मतलब ऐसा नहीं कि चैप्टर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और पढ़ाई जाती है इस चैप्टर में, है ना। हालांकि वो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी एचएस सिलेबस का पार्ट नहीं होती, वो एक मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा बर्डन होगा आपके लिए, तो मैंने वो चीज पढ़ाई नहीं आप लोगों को, है ना। कभी एडवांस के लिए कुछ होगा तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा उसके बारे में। एक्चुअली क्या होता है ना, इसके बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं वो आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मिलती हैं, है ना। बहुत सारी रिएक्शन सोल्ट एनालिसिस की कहां मिलती है, पी ब्लॉक एलिमेंट में मिलती है। तो एक्चुअली अगर आपने सोल्ट एनालिसिस अच्छे से किया है ना, तो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक की काफी सारी पी ब्लॉक और कुछ रिएक्शंस एस ब्लॉक की भी और कुछ रिएक्शंस डी ब्लॉक की भी, तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो इस चैप्टर में आ जाती हैं। तो इसी वजह से ये जो चैप्टर होता है ये थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब सर ये जो चैप्टर था इसमें तो हमने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी है, बिल्कुल रिएक्शंस पढ़ी है। ये जो चैप्टर है मैंने ये सोच के नहीं पढ़ाया है कि भाई मैं मेंस के लिए पढ़ाऊंगा या फिर किसी अलग के लिए पढ़ाऊंगा, इसको मैंने मेंस एडवांस दोनों के लिए पढ़ा दिया है, यूं मानो आप, है ना। चाहे वो मेंस हो चाहे वो एडवांस हो, सब कुछ करवा दिया मैंने इसमें, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। तो एडवांस के लिए हमें कुछ बहुत अलग से नहीं करना है, समझ गए ना आप लोग, आपको यही सारी चीजें पढ़नी है। अब इसमें से कुछ केटाइंस ऐसे हैं, है ना, कुछ केटाइंस ऐसे हैं जो हमारे लैब मैनुअल में दिए हुए हैं, कुछ केटाइंस है जो जेईई मेंस के सिलेबस में, और कुछ केटाइंस ऐसे हैं जो कहां पर है, एडवांस के सिलेबस में। तो मैं आपको मतलब एक डिफरेंशिएट करवाना चाह रहा हूं कि कौन कौन से केटाइंस हैं, कौन कौन से एनायंस है जो लैब मैनुअल में है, कौन से जेईई मेंस में है और कौन से जेईई एडवांस के सिलेबस में, ताकि जब आप मेंस पढ़ के जाओ, मेंस के लिए जाओ तो उतना ही पढ़ के जाओ, एडवांस के लिए जाओ तो वही रेलिवेंट पढ़ के जाओ। मैंने आपसे कहा भी था कि लैब मैनुअल में जो रिएक्शंस दी हुई हैं वो तो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो लैब मैनुअल से पूछे जाते हैं जेईई मेंस की अगर मैं बात करूं तो देखो आपके सामने ना, है ना, आपके सामने ना मतलब एनायंस, कुछ एनायंस आपके सामने लिखे हुए, देखो सारे एनायंस के टेस्ट हम लोगों ने कर रखे हैं, एनायन तो सारा ही कर रखा है हम लोगों ने। ये वो एनायंस हैं जो आपके लैब मैनुअल में दिए हुए हैं, लेकिन लैब मैनुअल में नंबर ऑफ रिएक्शंस काफी कम दे रखे हैं, तो हम लोगों ने वही रिएक्शंस थोड़ा और एक्सटेंसिव वे में पढ़ा है ना, और ज्यादा रिएक्शंस पढ़ी है। लैब मैनुअल में एक एक दो दो रिएक्शन दे रखी हैं सबकी, हमने थोड़ी और ज्यादा रिएक्शन पढ़ ली। अगर आप लोग लैब मैनुअल को कंपेयर करोगे जेईई मेंस के सिलेबस में, जो जेईई मेंस का सिलेबस मेंशन्ड है उसमें, तो आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि जो एनायन है वो लैब मैनुअल में ज्यादा है। आपका जो जेईई मेंस का सिलेबस है उसमें तो एनायन कम है। देखो कार्बोनेट, सल्फाइड, यहां सल्फेट, सल्फेट, यहां सल्फाइड नहीं है, देखो सल्फाइड नहीं है, यहां NO2 माइनस है, NO3 माइनस है, यहां फॉस्फेट आयन नहीं है, यहां ऑक्सलेट आयन नहीं है, यहां एक्सलेट आयन नहीं है। ये वो आयंस है जो जेईई मेंस के सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखे, लेकिन ये लैब मैनुअल में मेंशन कर रखे हैं। यस, लैब मैनुअल मेंशन कर रखे हैं, इसका मतलब लैब मैनुअल तो पढ़ना ही है। तो जब आप मेंस के लिए पढ़ने जा रहे हो, सुनना मेरी बात, जब आप मेंस के लिए तैयारी करके जा रहे हो ना, तो ये वाले एनायंस के टेस्ट तो पक्का पढ़ने हैं, है ना, ये वाले एनायंस के टेस्ट तो पक्का पढ़ने हैं। और अगर मैं केटाइन की बात करूं, देखो लैब मैनुअल में जो केटाइन है वो ये वाले दे रखे हैं, और जो जेईई मेंस का सिलेबस है उसमें जो केटाइन मेंशन कर रखे हैं वो ये वाले दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये जो केटाइंस है जो जेईई मेंस के सिलेबस में और लैब मैनुअल में है, आप देखोगे लैब मैनुअल में ज्यादा है केटाइन, तो आपको लैब मैनुअल वाले केटाइन पढ़ के ही जाने हैं। मेरी बात समझ गए आप लोग? यस। और ये सिलेबस है आपका जेईई एडवांस्ड का, ये सिलेबस है जेईई एडवांस का। लेकिन जेईई एडवांस्ड का जो सिलेबस है उसमें आप देखोगे केटाइन और एनायन है तो कम, लेकिन वो बहुत डिटेल में पूछे जाते हैं, है ना, वो बहुत डिटेल में पूछे जाते हैं। अगर आप एनायन देखोगे ना, एडवांस के सिलेबस में एनायन देखोगे ना, नाइट्रेट, हैलाइड्स जिसमें फ्लोराइड इंक्लूड नहीं है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और सल्फाइड, बस इतने ही है, बस इतने ही है। एडवांस के सिलेबस में देखोगे तो मेंशन इतने ही कर रखे हैं, लेकिन वो पूछता सब कुछ ही है। थायोसल्फेट कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन थायोसल्फेट के बारे में पूछता है वो, है ना। तो इसी वजह से मैंने आपको ये सारी चीज बता दी है ना, कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि सर कौन सा मेंस का सिलेबस है, कौन सा एडवांस का सिलेबस है। यस, ये कंफ्यूजन मिटाने के लिए आपको ये सारी चीज बताई गई है। मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं है, हम लोगों ने देख ही लिया। जब आप मेंस के लिए पढ़ के जाओ, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप छोड़ के मत जाना इस चैप्टर को, है ना, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप छोड़ के मत जाना इस चैप्टर को, क्योंकि छोड़ के जाना बड़ी गलती होगी आपकी, है ना, छोड़ के मत जाना। अगर मान लो आपका ये चैप्टर
इतना अच्छा नहीं है, तो मैं आपसे ये कहूंगा सिर्फ और सिर्फ आप लैब मैनुअल में जो रिएक्शंस दे रखी है ना, सिर्फ वही पढ़ के चल जाना भैया, लेकिन छोड़ के मत जाना, है ना, इसको छोड़ के मत जाना, मैं आपसे ये कह रहा हूं। डन। लैब मैनुअल वाली ही रिएक्शन भले ही पढ़ के चले जाना, हो सकता है क्वेश्चन इसी में से आ जाए, छोड़ के मत जाना। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, क्या है वो चीज। तो ये तो बात होगी सिलेबस की। अब देखो आपका जो लैब मैनुअल है उसमें, और जो हमारा ये है क्या बोलते हैं इसको, जेईई मेंस का सिलेबस है, उसमें दो छोटी छोटी चीजें और मेंशन कर रखी है। एक मेंशन कर रखा है मोर सॉल्ट, है ना, क्या मेंशन कर रखा है, मोर सॉल्ट। और एक मेंशन कर रखा है कौन, दूसरा मेंशन कर रखा है एलम, है ना, कि साहब इनकी प्रिपरेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए, है ना, इनकी जो प्रिपरेशन है वो आपको पता होना चाहिए। मोर सॉल्ट और एलम। तो मैं हल्का सा आपको आइडिया देता हूं मोर सॉल्ट क्या होता है और एलम क्या होता है, ठीक है ना। देखो मोर सॉल्ट कैसे बनता है, आपको क्या करना है, फेरस सल्फेट लेना है, साथ में अमोनियम सल्फेट लेना है, यस, और उसमें 6H2 बन जाएगा FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। इसको बोला जाता है मोर सॉल्ट। क्या बोला जाता है इसको, मोर सॉल्ट। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने मोर सॉल्ट को लैब में देखा है क्या? हाँ जी, क्या आप लोगों में से किसी ने मोहर सॉल्ट को लैब में देखा है क्या? उसका कलर कैसा होता है, कोई बता सकता है क्या मुझे? है भाई, अरे मोर सॉल्ट का कलर कैसा होता है? मोर सॉल्ट का कलर देखा है क्या आप लोगों ने? कलर देखा है किसी ने? हाँ, फेरस अमोनियम सल्फेट। यहां फेरस क्यों बोल रहा है, फेरस क्यों बोला है, क्योंकि फेरस मतलब Fe2+, यहां Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो दिस इज फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। इसका कलर देखा आप लोगों ने कहीं पर भी? नहीं देखा? ओ भाई, ध्यान रखना है, जो मोर सॉल्ट होता है वो लाइट ग्रीन, है ना, या फिर कुछ लोग इसको पेल ग्रीन का क्रिस्टलाइन, पेल ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं इसके, है ना, इसके क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, पेल ग्रीन और एकदम लाइट ग्रीन सा होता है। और ये जो क्रिस्टल होते हैं, अगर आपसे कभी कोई पूछ भी लेना तो ये ऑक्टाहेड्रल होता है ना, ऑक्टाहेड्रल होता है, यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये डबल सॉल्ट है क्या? बताना जरा, क्या ये डबल सॉल्ट है क्या? अरे बोलो, क्या ये डबल सॉल्ट है क्या? सबसे पहली चीज तो ये एडिशन कंपाउंड है। आप लोगों को याद है, ये वाला एग्जांपल मैंने एडिशन कंपाउंड में भी दिया था, कुछ याद आ रहा है? जब मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया था, है ना, जब मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया था तो उसमें सबसे पहले हमने एडिशन कंपाउंड्स पढ़े थे। हमने कहा था कि जब दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स आपस में एक फिक्स स्टोइचियोमेट्री में रिएक्ट करते हैं तो एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये एडिशन कंपाउंड ही तो है, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और 6H2O, ये कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके इसका बना रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये एडिशन कंपाउंड है। और एडिशन कंपाउंड में भी कौन सा है सर, ये डबल सॉल्ट है, क्योंकि अगर आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, है ना, ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा, आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इन आयंस में टूट जाएगा। कितने डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करेगा, 1 2 3, 3 डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करेगा। टोटल कितने आयन बनाएगा, 1 2 2 4 और 1 5, है ना, टोटल 5 आयंस का फॉर्मेशन करेगा। याद आई ना ये चीज? तो ये चीज है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जब मोर सॉल्ट बनाया जाता है ना, मोर सॉल्ट मिलाया जाता है, बनाया जाता है, तो डाइल्यूट H2SO4 इज एडेड। क्यों किया जाता है? इसमें हल्का सा क्या किया जाता है, थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया जाता है टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस। यस, इसका हाइड्रोलिसिस प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस सॉल्ट, इसमें हल्का सा क्या मिलाया जाता है, डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया जाता है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको और ध्यान में रखनी है। बताइए, रह जाएगा? अब एक चीज आप लोग मोर सॉल्ट की टाइट्रेशन भी पढ़ते थे, किसके साथ? मोर सॉल्ट की टाइट्रेशन भी आप लोगों ने पढ़ी थी। मोर सॉल्ट की टाइट्रेशन भी आप लोगों ने पढ़ी थी, किसके साथ? KMnO4 के साथ। याद आया क्या? तो जब आप टाइट्रेशन, हाँ, KMnO4 के साथ टाइट्रेशन जो है ना, वो भी जेईई मेंस के सिलेबस में है,
उस केस में आप लोग पढ़ते थे कि जब आप MnO4 माइनस के साथ एसिडिक मीडियम में इसका टाइट्रेशन करते हो तो ये Fe3+ में चला जाता है ना, और Fe3+ में चला जाएगा। ध्यान रखना है Fe2+ जो मोर सॉल्ट है इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, एन फैक्टर सीधा सा ध्यान रखना है। यहां पर Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है सर, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe3+ में चला जाता है ना, Fe2+ से Fe3+ में चला जाता है। तो ये वाली जो टाइट्रेशन थी वो आप लोग वहां पढ़ते थे, एन फैक्टर 1 होता है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, बाकी की जो रिएक्शन है वो तो बड़े आराम से खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, डन, वेरी गुड। अब मैं हल्का सा आपको एलम के बारे में बता देता हूं, है ना। एलम तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा। एलम क्या होता है सर? एलम ऐसे कंपाउंड्स हैं, है ना, एलम ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बनते हैं किससे, उनका जनरल फॉर्मूला अगर मैं लिखूं M2SO4 M-2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। क्या होता है? दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एलम्स, है ना। या फिर इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2M-SO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2। दोनों में से कुछ भी लिखा हो, एक ही बात है। देखो 2 पहले लिख दिया तो M2 2 है, M' भी 2 है, और SO4 4 है, बिल्कुल 3 और 1 4 है, और 12 और इंटू 2 24 है। दोनों में से कैसा भी लिखा हो एक ही बात है, ठीक है ना। यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो M होता है ये मोनोवेलेंट कैटायन होता है। कैसा होता है? मोनोवेलेंट कैटायन होता है। कौन होता है? मोनोवेलेंट कैटायन हो सकता है ना। और जो M' है मेरे भाई ये कैसा होता है सर? ये होता है ट्राइवेलेंट कैटायन। कैसा? ट्राइवेलेंट कैटायन। कैसा? ट्राइवेलेंट कैटायन। मेरी बात समझ में आई? M' इज ट्राइवेलेंट कैटायन। तो अगर मैं M की बात करूं, जैसे आप लोग Na+ लिख सकते हो, रुबिडियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है, NH4+ हो सकता है ना। ये वाले मोनोवेलेंट कैटायन आप लोग डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सर ट्राइवेलेंट में जैसे मान लो आपका Fe3+ आ गया, है ना, Al3+ आ गया, जैसे आपका क्रोमियम 3+ आ गया, स्कैंडियम 3+ आ गया, ये वाले हो सकते हैं, ठीक है। अब हाँ ध्यान रखना है कि जो लिथियम होता है, लिथियम प्लस जो होता है वो लिथियम प्लस डज नॉट फॉर्म एलम, है ना। लिथियम प्लस जो होता है वो एलम का फॉर्मेशन नहीं करता। क्यों? बिकॉज इसकी साइज बहुत छोटी होती है ना। Li+ जो है ना चिन्नू सा होता है, चिन्नू सा। ध्यान रखो Li+ के अलावा मैंने ग्रुप 1 के रिएजेंट लिख रखे हैं, ग्रुप 1 के कैटायन लिख रखे हैं, वो बहुत छोटी साइज होती है, वो झेल नहीं पाएगा 6 वाटर के मॉलिक्यूल। देखो आपके पास मेटल कितने हैं? 4 मेटल के कितने एटम है? 4, 2 और 2, मेटल के 4 एटम है। और वाटर के कितने मॉलिक्यूल है? 24। 4 मेटल के पास 24 वाटर के मॉलिक्यूल है। 4 मेटल आयंस के पास 24 वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। मतलब एक के साथ कितने आए सर? एक के साथ आए 6। एक के साथ कितने आए? 6। लिथियम कहता है भैया मैं 6 तो एक साथ झेल ही नहीं पाता हूं, मेरी तो जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो 4 होती है, मैं तो 6 बना ही नहीं पाता हूं। इस वजह से लिथियम प्लस जो होता है छोटी साइज है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ अकोमोडेट नहीं हो सकते। इसी वजह से Li+ एलम का फॉर्मेशन नहीं करता, एलम का फॉर्मेशन नहीं करता। यस, ध्यान रखना इस बात को। अब आप लोगों ने एलम के नाम सुने होंगे बहुत सारे, है ना। आप लोगों ने देखो फॉर्मूला लिखा होगा एलम का K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, है ना। जैसे मान लो आपके पास K2SO4 था, उसमें आपने Al2SO4 और साथ में 24 वाटर के मॉलिक्यूल इनको क्रिस्टलाइज कर दिया, है ना। क्या कर दिया? क्रिस्टलाइजेशन कर दिया, है ना। तो आपको मिल जाएगा क्या? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। और इसको दुनिया पोटाश एलम के नाम से जानती है। किस नाम से? पोटाश एलम के नाम से जानती है। किस नाम से जानती है? पोटाश एलम के नाम से जानती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो पोटाश एलम है क्या ये भी डबल सॉल्ट है क्या? हाँ जी, क्या मैं इसको डबल सॉल्ट की कैटेगरी में डाल सकता हूं? अरे भैया डबल सॉल्ट की कैटेगरी में बिल्कुल डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप एक्वस मीडियम डालोगे, एक्वस मीडियम पानी डालोगे ना, तो सर ये भी आयंस में टूट जाएगा। सारे के सारे आयंस जो होते हैं वो अपना टेस्ट शो करेंगे, है ना। सारे के सारे जो आयंस है वो अपना टेस्ट शो करेंगे। यस, सारे के सारे जो आयंस है वो अपना टेस्ट शो करेंगे। तो इसके क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे, क्रिस्टल्स होते हैं इसके, है ना। इसको पोटाश एलम या फिर जिसको आप फिटकरी बोलते हो। इसमें भी डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया जाता है। डाइल्यूट H2SO4 इज एडेड जब आप बनाते हो टू प्रिवेंट
टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस, है ना, टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस। इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए, नहीं तो क्रिस्टल नहीं बनेंगे, हम लोग इसमें क्या ऐड कर देते हैं, ऊपर से H2SO4 ऐड कर देते हैं। सो दिस इज योर पोटाश एलम। मेरी बात समझ में आई? आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, 2KAlSO4 ट्वाइस डॉट 12H2, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना। आपकी श्रद्धा है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, जो आपकी मर्जी हो, दोनों में से किसी भी तरीके से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत जगह पे काम आता है ना। ये वाला जो है पोटाश एलम बहुत जगह पे काम में आता है, फिटकरी होता है, ये हमारे ब्लड का थक्का बनाता है। अगर कहीं पर कट लग जाए, है ना, कट लग जाए तो आप लोग वहां पर फिटकरी लगा सकते हो। फिटकरी जो होता है, इसमें सॉल्ट्स आयंस प्रेजेंट होते हैं, ये ब्लड का कोगुलेशन कर देते हैं, है ना, और ब्लड के कोगुलेशन की वजह से वहां थक्का जम जाएगा ब्लड का, और फिर वहां से ब्लड नहीं आता। इसी वजह से अगर आप लोगों ने देखा हो तो गांव में लोग जब दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, और अगर मान लो कहीं पर कट लग जाए, तो जो बार्बर होता है वो क्या करता है, फिटकरी लगा देता है उसके ऊपर, है ना, देखा होगा। अगर घर पे भी कोई बनाता होगा आपके, अगर पापा वगैरह, अंकल, चाचा, ताऊ, है ना, अगर कोई बनाता होगा और अगर कट लग जाता है तो वो क्या करता है, फिटकरी अपने पास रखते हैं, और जो फिटकरी होता है उसको रगड़ लेते हैं, है ना। समझ में आई मेरी बात? तो उससे आपकी वो, हाँ, सेविंग के बाद लगाया जाता है, वो इसीलिए लगाया जाता है, कोई उसका और काम नहीं है ना, उसका कोई और काम नहीं कि सेविंग के बाद फिटकरी लगाने से चेहरे पे चमक आ जाएगी, या फिर मतलब कोई ऐश्वर्या राय जैसी शक्ल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ ये होता है कि अगर दाढ़ी वगैरह बनाई जाती है तो कट लग जाते हैं कई बार, है ना, और जो कट लग जाते हैं तो उनको रोकने के लिए फिर वो फिटकरी लगा देता है ताकि वो दिखे ना, है ना। हाँ, ये भी आप लोगों ने देखा। और इसका कहाँ यूज होता है, वाटर की प्योरिफिकेशन में यूज होता है एलम का, है ना, वाटर प्योरीफाई करने में यूज होता है। वाटर भी एक तरह का क्या होता है, कोलोइडल मिक्सचर होता है, उसमें कुछ थोड़ी बहुत डस्ट के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना, छोटे छोटे रेत, सिलिका भी प्रेजेंट होती है, तो आप उसमें फिटकरी डालते हो। फिटकरी क्या करता है, वो जो कोलोइड है उसका कोगुलेशन कर देता है, उसके अंदर रेत वगैरह अगर है तो उसको नीचे बिठा देता है, और जो आपका पानी है वो साफ हो जाता है। तो इसी वजह से अगर पाइपलाइन के थ्रू आपके घर में पानी आता है तो उसको साफ करने के लिए क्लोरीन डाला जाता है उसमें, और साथ में फिटकरी भी डाली जाती है। फिटकरी क्या करेगा, उसको कोगुलेशन कर देगा, है ना। सचिन सर हैवीली यूज करते हैं, हाँ, आफ्टर शेव यूज करते हैं सचिन सर। हाँ, फिटकरी पे नहीं, बोले यार फिटकरी थोड़ी यूज करूंगा मैं, है ना। अरे भैया, फिटकरी तो आप और हम जैसे लोग हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, मतलब उनके लिए है फिटकरी। सचिन सर मतलब समझ जाओ तुम, हाँ, आफ्टर शेव लेके आते हैं वो। आओ आओ, एकदम खुशबू सी हो आती है उसकी। देखो, जैसे अगर कुछ एलम के मैं आपके सामने फॉर्मूले लिखूं, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, है ना, एक फॉर्मूला ये लिखा है ना, एक फॉर्मूला ये लिखा है। और देखो, और देखो, और देखो, NH4 होल ट्वाइस SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, है ना, एक ये वाला फॉर्मूला लिख दिया। K2SO4 डॉट Cr2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले लिख सकते हो आप लोग, है ना, आपकी श्रद्धा है, मतलब आपकी मर्जी है। Na2SO4, और जैसे मान लो मैंने लिख दिया Fe2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। तो सर इनका नाम कैसे लिखें, है ना, सर इनका नाम कैसे लिखें, मेरी बात समझ रहे हो, सर इनका नाम कैसे लिखें। कह रहा डेली, अरे यार मुझे डेली का मुझे थोड़ी ना पता है यार, कह रहा डेली सेविंग करते महाराज, मुझे नहीं पता यार डेली डेली वेली का, डेली करते हैं कि नहीं करते हैं वो मुझे नहीं पता। यस, देखो सुनो, हाँ, इसका नाम जानते हो आप लोग, ये क्या है सर, ये है पोटाश एलम। इसको क्या बोलते हैं, पोटाश एलम। क्या बोला जाता है, पोटाश एलम। इसको क्या बोला जाता है, अमोनियम एलम। क्या बोला जाता है, अमोनियम एलम। इसको क्या बोला जाता है, दिस इज क्रोमियम एलम, है ना, क्रोम एलम, दिस इज क्रोम एलम, और दिस इज फेरिक एलम, आयरन की वजह से, है ना, क्रोम एलम, और ये है फेरिक एलम। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर एल्यूमिनियम आया ना, एल्यूमिनियम, तो नाम लिखते टाइम अगर ट्राइवेलेंट एटम एल्यूमिनियम है तो उसको नाम में इंक्लूड नहीं किया जाता है,
है, मतलब ऐसा ही। अगर एल्यूमिनियम है ट्राइवेलेंट में तो उसको इंक्लूड ना करके क्या लिखना है, पोटेशियम और अमोनियम लिखना है। तो पोटेशियम और अमोनियम, यहां पर एल्यूमिनियम नहीं है तो क्रोम, यहां पर एल्यूमिनियम नहीं है तो ट्राइवेलेंट से यूज करना है ना, फेरिक एलम, है ना, फेरिक एलम। अच्छा, एक छोटी सी चीज आप और ध्यान में रखो, अगर आप हीट कर दो एलम को, हीट कर दो, हीटिंग इफेक्ट, है ना, क्या कर दो आप लोग, एलम को हीट कर दो, हीटिंग इफेक्ट देख लेते हैं। जैसे K2SO4, ये पोटेशियम पोटाश एलम की बात कर लेते हैं, है ना, .24H2, अगर आपने इसको हीट किया तो देखो क्या होगा सर, हीट करने से सबसे पहले जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो बाहर भाग जाएंगे, है ना, वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, बाहर भाग जाएंगे। देखो ये लो साहब, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर भाग गए, 24H2 यहां से बाहर चला गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपका मन नहीं माना अभी भी, यस आपका मन नहीं माना अभी भी, आपने क्या किया, इसको फर्दर हीट किया और स्ट्रॉन्ग हीट किया। तो स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो जो पोटेशियम सल्फेट है वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा और साथ में यहां से SO3 गैस रिलीज होगी। ये अमोर्फस होता है ना, ये जो मिक्सचर होगा कैसा होगा, अमोर्फस होगा। अमोर्फस सॉलिड स्टेट में पढ़ाया जाता है, अमोर्फस क्या होता है, क्रिस्टलाइन क्या होता है, यस यस यस, ये चीज हम लोगों ने पहले ही पढ़ी होती है, ठीक है। अमोर्फस मिक्सचर होता है जो कि पाउडर होता है, मतलब ऐसे कह सकता हूं मिक्सचर कैसा होता है, ये पाउडर जैसा होता है ना, अमोर्फस कैसा होता है, पाउडर जैसा होता है, ठीक है ना। तो ये चीज थी जो आपको ध्यान में रखनी है भैया, है ना, ये चीज थी जो आपको ध्यान में रखनी है। बस इसी के साथ हमारा जो सिलेबस है इट्स डन फ्रॉम माय साइड। अब तुम्हारे हवाले है ये सब कुछ, है ना, हाँ जी, अब आपके हवाले है कि आप लोग कितना अच्छी तरह से पेपर को अटेम्प्ट करते हो। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ शेयर करूं, थोड़ा सा पेपर अटेम्प्ट के बारे में, है ना। सिलेबस अपना खत्म हो गया है, तुम लोग बेधड़क अपने जो नोट्स हैं उसको बढ़िया पढ़ के जाओ। ये जो लास्ट वाला जितना भी टाइम बचा हुआ है ना, सुनो मेरी बात, जो लास्ट का टाइम जितना भी बचा हुआ है, इस टाइम में कैसे करना है ना, इस टाइम में कैसे करना है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप रिवीजन करें, रिवीजन में सिर्फ और सिर्फ अपने जो नोट्स हैं उनको इंक्लूड करें, ठीक है। आप कहीं पर भी ऐसे ना हो कि कोई बुक लेके बैठ जाए और बोले कि यार इतना सा टाइम है, मैं यहाँ इस बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा। ये सबसे बड़ी गलती होगी आप लोगों की। जब भी आप लोग पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, तो हमेशा अपने जो नोट्स हैं, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, ये वाला जो टाइम है नए क्वेश्चंस करने का नहीं है। देखो सीधी सी बात है, ये वाला टाइम हार्ड क्वेश्चंस करने का नहीं है ना। तो इस वाले टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स पढ़े, नोट्स में जो क्वेश्चंस दिए हुए उनकी प्रैक्टिस करें, वो ही आपके लिए सफिशिएंट है। और जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं तो वो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, है ना। फिर भी अगर कभी मान लो आपका मन हो जाए कि यार आज तो मैं एनसीईआरटी उठा के देखूंगा, तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी उठा के देख लेना, आपके जो नोट्स हैं उसी में से सारा सब कुछ लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में कोई चीज आपको अलग से नहीं मिलेगी, ठीक है ना, वो सारा सब कुछ हमने अपने नोट्स में लिख लिया। लेकिन फिर भी आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, है ना, आप अपने उसके लिए कि हाँ यार मैंने कर ली एनसीईआरटी, मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग अपनी एनसीईआरटी पे जरूर उठाएं, तभी तो तुम्हें पता लगेगा कि अपने नोट्स की अहमियत क्या है ना। तभी तो पता लगेगा अपने नोट्स की अहमियत क्या है, कि आपके नोट्स में क्या क्या चीजें लिखी हैं। सब कुछ लिखा आपके नोट्स में, जो जेईई का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हर चीज लिखी हुई है ना। तो आप ज्यादा क्वेश्चन ना करें, ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना करें जो किसी बुक वगैरह को आप सॉल्व कर रहे हो, है ना, वो चीज गलत हो जाती है। उसका आप लोग ध्यान रखने की बजाय अपने ही नोट्स को बार बार रिवाइज करें, है ना। ये सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर ही ऐसा है, जितनी बार आप लोग पढ़ोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस इस चैप्टर में आपको आता जाएगा और चीजें आपको उतनी ज्यादा याद होती जाएंगी। हाँ, मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, है ना, मॉक टेस्ट दिल लगा के दें, एकदम जी लगा के, क्योंकि आपकी हैबिट भी तो बननी जरूरी है ना। यस, आपकी हैबिट भी बननी जरूरी है कि मॉक टेस्ट आपको 3 घंटे की सिटिंग करना सिखाता है। जो हमारा अल्टीमेट एग्जाम होने वाला है उसमें आपको कम से कम 3 घंटे बैठना है मेरे भाई। अगर आपके शरीर को आदत ही नहीं है 3 घंटे बैठने की, तो एग्जाम में भैया कैसे तुम अच्छा करके आओगे बताओ, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी जितना भी टाइम है आप मॉक टेस्ट जरूर दें, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपकी सिटिंग बढ़ेगी, सिटिंग बढ़ेगी तो आपका जो स्पीड है वो बढ़ेगा, आपका जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज करेगा। इस चीज को ध्यान दें। केमिस्ट्री की अगर मैं सिलेबस की बात करूं, यस, केमिस्ट्री में अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो काफी सारा सिलेबस केमिस्ट्री का रिड्यूस हुआ है ना, उसको सिलेबस से हटाया गया। तो इस वजह से अब जितने भी चैप्टर केमिस्ट्री के बचे हैं, देखो केमिस्ट्री के 20-21 चैप्टर बचे हैं, है ना, 20-21 चैप्टर से 30 क्वेश्चन आने हैं सिलेबस में टोटल जेईई मेंस में। अब आप सोच के देखो, हर चैप्टर से
एक क्वेश्चन तो पक्का है। तो अब इतने सारे चैप्टर पहले से ही रिमूव हो चुके हैं, अब बाकी चैप्टर्स को आप लोग भूल के भी छोड़ के जाने की गलती ना करें। जब मैं इनऑर्गेनिक की बात करता हूं, मुझे ऐसा लगता है अब की बार पर्सनली कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि कम से कम 2 चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बचा ही नहीं है कुछ। एक तीसरा पी ब्लॉक बचा है भाई। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स गिनूं ना तो कौन कौन से हैं? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, डी ब्लॉक और तुम्हारा सोल्ट एनालिसिस। सिर्फ 6 चैप्टर है ना, 6 चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, गिनती के 6 चैप्टर हैं, और उनसे गिनती के 6 चैप्टर में से क्वेश्चन आने हैं कितने? 10 क्वेश्चन। अगर मैं लगभग पिछले 2-3 साल का पैटर्न देखूं ना तो लगभग बैलेंस सा रहता है ना, 30-35, किसी का 35 चला जाता है, कोई 30% आता है, लगभग सेम रहता है। अब आप सोच के देखो, 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर से 10 क्वेश्चन आने हैं, सोच के देखो, है ना, 6 चैप्टर से 10 क्वेश्चन आने हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भूल के भी मत जाना, छोड़ मत देना, भयंकर स्कोरिंग होने वाला है। केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये 3 चैप्टर मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, है ना, 7 से 8 क्वेश्चन। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है वो केमिकल बॉन्डिंग के साथ रिलेट करवा लेगा, पी ब्लॉक के साथ रिलेट करवा लेगा, है ना। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना। तो ये चैप्टर तो छोड़ के कभी भी मत जाना। इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होता है वो आपका टाइम बचाता है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका टाइम बचाता है, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो फिजिक्स में, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो मैथ्स में, क्योंकि वहां पर हमें ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एग्जाम आप जब भी दो, एक हल्की सी स्ट्रेटजी शायद मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करी हो, है ना, शायद मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करी हो। एग्जाम देते टाइम एक छोटी सी स्ट्रेटजी होती है जिससे कि हमारा कोई क्वेश्चन छूटे ना। क्या स्ट्रेटजी है? लेट्स से इधर नंबर लिखे होंगे आपके, है ना, 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर लिखे होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर जैसे मान लो ऐसे लिखे, ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर लिखे 16 17 18 19 20, है ना, ऐसे लिखे, ये नंबर लिखे हैं लेट्स से। अब आप लोगों को सबसे पहले एक डाउट ये होता है कि सर सबसे पहले कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट है जो हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना। एक तो ये डाउट होता है ना, कौन सा सब्जेक्ट है जो हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई मैं केमिस्ट्री का मास्टर हूं तो मैं बोलता हूं केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करो। मेरे हिसाब से सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री आपको कॉन्फिडेंस देती है ना। केमिस्ट्री आपको कॉन्फिडेंस देती है हमेशा। केमिस्ट्री आपको टाइम बचा के देती है, 1 घंटे से कम टाइम में आप लोग केमिस्ट्री सॉल्व कर सकते हो, और उस टाइम को आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो जब आप लोग फिजिक्स या फिर मैथ्स करोगे तो। यस, तो लेट्स से ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लिखे, हाँ, मतलब वो 31 32 की मैं बात कर नहीं रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपने पहला क्वेश्चन उठाया, आसान क्वेश्चन है, देखा, सॉल्व किया, टिक कर दिया, खत्म। दूसरा क्वेश्चन इजी था, देखा, टिक कर दिया, सॉल्व हो गया। आपने देखा कि जो तीसरा क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। कैसा है? लेंदी क्वेश्चन है। और लेंदी क्वेश्चन है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन यार कैलकुलेशन वाला है, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और लेंदी क्वेश्चन है, तो हो सकता है मैं कर भी पाऊं या ना कर पाऊं, गारंटी नहीं है। कैलकुलेशन लंबी है, कहीं लंबी कैलकुलेशन में फंस गया तो टाइम खराब हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन को अलग से मार्क करके रख दो, चाहे अपने उसमें लिख लो, कहीं पर भी मार्क कर लो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको मैं बाद में देखूंगा, है ना, इस पे मार्क कर लो अलग से। फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आए, आसान क्वेश्चन था, देखा, टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आए, 5 पे आए, ये 5 ऐसा क्वेश्चन है, 5 ऐसा क्वेश्चन है मान लो जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता। यस, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप उस क्वेश्चन पे काटा मार दो, इस क्वेश्चन पे मुझे टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, ये मुझे आता ही नहीं है, क्यों मुझे टाइम वेस्ट करना है। आप ऐसे करते 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 आपने केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। जो आसान वाले क्वेश्चन थे खटाखट टिक कर दिए, जो लेंदी क्वेश्चंस थे, यस, जो लेंदी क्वेश्चंस थे उसको आपने क्या किया, मार्क कर लिया कि यार इसको मैं बाद में देखूंगा, और जो क्वेश्चन नहीं आते थे उन पे आपने काटा मार दिया कि यार ये वाले क्वेश्चन है मुझे नहीं आते, इनको मुझे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप समझो, ये हुआ फर्स्ट राउंड जो आपने अटेम्प्ट किया है। सेकंड राउंड में क्या करना है, ऐसा ही आपने फिजिक्स के साथ किया, ऐसा ही मैथ्स के साथ किया, ऐसा ही केमिस्ट्री के साथ किया। आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे आपने सॉल्व कर लिए, है ना, कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं, क्योंकि आपने ऐसा, अगर इजी क्वेश्चंस आप लोग करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, लेंथी जो क्वेश्चंस होते हैं उनको छोड़ते जाओगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो आप लोग देखोगे लगभग 2 घंटे के आसपास आपका ये जो सारा पोर्शन है खत्म हो जाएगा। जो भी आसान क्वेश्चंस है वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अब आपको जाना है
सेकंड अटेम्प्ट पे। सेकंड राउंड में आपको वो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं जो आपको लग रहा था कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये है तो यार मतलब कर तो लूंगा, मुझे लग रहा है ये हो जाऊं, ये क्वेश्चन हो तो जाएंगे, लेकिन यार लेंथी है, क्या पता हो ना हो। ऐसे क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं पहले राउंड में। अब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, अगर क्वेश्चन बनता जाए टिक करते जाओ, नहीं बनता जाए छोड़ता जाओ, खत्म। इस स्ट्रैटेजी को यूज करने से फायदा यह होता है कि कई बार आप लोग ये देखते हो, बच्चों से सुनते हो कि यार मैथ्स में तो मैं लास्ट में मैथ्स अटेम्प्ट करी थी और मैथ्स के जो लास्ट के 15 क्वेश्चन है वो तो मैं देख ही नहीं पाया, और हो सकता है साला 15 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस ऐसे रहे हो जो आसान हो, जिस पे देखते ही टिक करना था, तो वो क्वेश्चन तो आप तक तो आप पहुंचे ही नहीं। सारी दुनिया वो 5 क्वेश्चन करके आई है और तुम लोग नहीं करके आए हो क्योंकि वो आसान थे। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसा इस स्ट्रैटेजी को यूज करने से कभी भी आपके आसान वाले क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, जो कि बाकी लोगों ने किए वो आपने भी किए हैं, तो आप परसेंटाइल में ज्यादा नीचे नहीं जाओगे, है ना। और सेकंड राउंड में जितने क्वेश्चंस करते जाएं वैसे वैसे टिक करते जाओ, काम खत्म। तो इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट किया करो, है ना। ऐसे रैंडम नहीं कि बस आया और जैसे निपटा दिया, आया और वैसे कर दिया, जो आ रहा है कर लिया, नहीं आ रहा नहीं छोड़ दिया, ये कर नहीं। एक तरीके से किसी पेपर को अटेम्प्ट करने का एक मेथड होता है, तरीका होता है, प्रोसेस होता है। दिस इज द प्रोसेस, है ना। और शुरू के 5 क्वेश्चन, लेट से आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, नहीं आते, घबराना नहीं है भाई, है ना। नहीं आते कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन थोड़ी ना अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन थोड़ी ना करने, नहीं आते 3 क्वेश्चन नहीं हुए। होता है एक्चुअली कि शुरू के 3 क्वेश्चन अगर ना आए तो एकदम पसीना सा आने लगता है साला ये तो निपट गए, 2 साल की मेहनत खराब हो गई, 3 साल की मेहनत खराब हो गई, है ना। बिल्कुल नहीं करना। अगर शुरू के 3-4 क्वेश्चन नहीं आ रहे, लंबी सांस लो, 1 मिनट के लिए पेन पेपर रख दो, थोड़ा सा अपने आप को वापस ठीक करो, माहौल में लेके आओ, और फिर उसके बाद वापस स्टार्ट करो। कोई जरूरत नहीं हो सकता है शुरू के 4 क्वेश्चन मुश्किल हो, बाकी सारे आसान हो। तो शुरू के 4 क्वेश्चन नहीं हो तो हम लोग घबरा जाते हैं, यार पेपर ही खराब हो गया, 4 क्वेश्चन देखे, चारों ही नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। डन। और फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा जान लगा दो, मैं तो यही कहूंगा। पहला अटेम्प्ट में मतलब जान लगा दो पूरी। पहला जो अटेम्प्ट है उसमें दुनिया, बहुत कम दुनिया होती है जो तैयार रहती है ना। सेकंड अटेम्प्ट तक तो सारी दुनिया याद तैयार हो जाएगी। तो पहले अटेम्प्ट में एकदम पूरा दम लगा दो, जिससे कि कम नंबर में अच्छे परसेंटाइल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। चलिए जी, ठीक है जनाब, चलो फिर आज के लिए खत्म करें अपना सेशन। डन, ठीक है दादा। तो अभी के लिए हम लोग वापस मिलेंगे अभी तो, है ना। मतलब जब ये वाला तुम्हारा सिलेबस एक बार खत्म हो जाएगा, जब एक बार तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप लोगों का एस ब्लॉक एलिमेंट का जो छोटा सा पोर्शन बचता है उसको मैं खत्म करवा दूंगा एक दिन क्लास लेके, है ना। फिर उसके बाद जो भी रहेगा देखेंगे आगे का क्या प्लान रहता है, कब तक सारा सिलेबस खत्म होता है। तो रिवीजन अभी होगा या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद होगा, वो देखा जाएगा। मतलब जो भी शेड्यूल रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट वाला पार्ट है, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। डन, ठीक है जी। तो चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। बढ़िया कॉन्फिडेंट होके पेपर दीजिएगा। और जो मैं एस ब्लॉक वाला जो वो लूँ ना सेशन, उसको छोड़ना मत, है ना। लाइव लूँ तो लाइव ले लेना, और अगर मान लो लाइव नहीं भी ले पाऊँ, रिकॉर्डेड ले रहा हूँ तो रिकॉर्डेड भी छोड़ना मत उसको, है ना, क्योंकि उसमें उतनी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। चलिए फिर, तो आप लोगों के साथ पूरा बैच लेके मतलब बड़ा मजा आया, अच्छा बैच था। मेरा ड्रॉपर का पहला बैच था पीडब्ल्यू की अगर मैं बात करूं तो, है ना। और अगर जेई की बात करूं तो ना, लास्ट ईयर मैंने नीट का ड्रॉपर बैच लिया था, इस बार जेई का ड्रॉपर बैच फर्स्ट बैच था। और आप सब लोगों से काफ़ी प्यार मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच। और एक अच्छे बैच में पढ़ाने का मजा अलग होता है ना। टीचर भी बड़ा एकदम जोशो जुनून के साथ पढ़ाता है अगर उसको सामने से रिस्पॉन्ड मिले तो। और जब भी हम लोग EITS वगैरह के रिजल्ट देखते हैं, टेस्ट के रिजल्ट देखते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि यार हमारे बैच के बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं उन एग्जाम्स में, है ना। क्योंकि जो टेस्ट वगैरह का रिजल्ट आता है उसका एनालिसिस होता है कि यार इस प्रयास के इतने बच्चे हैं, इसके इतने बच्चे हैं, है ना। तो ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसको रेसिप्रोकेट कर रहे हो आप लोग, उतनी मेहनत के साथ आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हो।
तो यही जुनून है, आप सब लास्ट तक ध्यान में रखें, एडवांस तक बनाए रखें इस जोश को, है ना। और उम्मीद करता हूं कि सब लोगों का जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो बहुत धांसू होगा, जोरदार होगा। जैसा आप सब लोगों को पता है कि जब भी रिजल्ट आता है तो रिजल्ट का सेलिब्रेशन होता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सारे लोग रिजल्ट सेलिब्रेशन में मेरे साथ रहोगे, है ना, क्योंकि एक शानदार सेलिब्रेशन होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा लास्ट ईयर भी, है ना। तो मेरी उम्मीद ऐसी है कि मेरे बैच के बच्चे, मैक्सिमम बच्चे मुझे मिले वहां, है ना, तो वहां पर हम लोग मिलेंगे। वैसे ऑनलाइन में मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी उधर मिलेंगे हम लोग कभी, है ना। तो चलिए फिर आज के लिए खत्म करते हैं। यस, चलो जनाब, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, आप सब लोगों से वापस मुलाकात होगी। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, ज्यादा टेंशन ना लें, है ना। एग्जाम टाइम है, मैं मानता हूं टेंशन होती है थोड़ी सी, लेकिन अपने आप को थोड़ा काम रखने की कोशिश करें, बस मेहनत करते जाएं, ये छोड़ देंगे यार, रिजल्ट जो भी होगा ना देखेंगे, है ना। ठीक है जी, चलिए फिर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।